नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, पिछले 18 दिनों से जंतर मंतर पर बैठी कॉकरोच जनता पार्टी को आज एक बड़ी जीत और खुशखबरी मिली है। जी नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अभी नहीं हुआ है। जैसा माहौल इस समय मोदी सरकार के खिलाफ बना हुआ है, उसमें इस्तीफा तो शायद हो ही जाए, ना ही हो या हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उससे पहले आज दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत ने सीजेपी के एक्स अकाउंट को अनब्लॉक करने का आदेश दिया है। मई में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए इस पर रोक लगा दी थी, जिसके खिलाफ अभिजीत दिपके ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। अब केंद्र सरकार भी इस बात पर सहमत है कि सीजेपी के अकाउंट को अनब्लॉक किया जा सकता है। केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में कहा कि नीट की परीक्षा लंबित होने की वजह से उनके अकाउंट को ब्लॉक किया गया था, क्योंकि इसके कुछ पोस्ट से विद्यार्थियों और अभिभावकों के बीच आपाधापी मच सकती थी, जिस पर कोर्ट ने कहा कि अब परीक्षा खत्म हो चुकी है और इसीलिए ब्लॉक रखने का कोई उद्देश्य नहीं रहा। इस जीत पर अभिजीत दिपके ने क्या कुछ लिखा है वो भी आपके सामने रख रहा हूं। अभिजीत दिपके ने लिखा कि कॉकरोच जनता पार्टी की एक बड़ी जीत हुई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने हमारे ओरिजिनल एक्स अकाउंट को अनब्लॉक करने का आदेश दिया है। ये न सिर्फ सीजेपी और आंदोलन के लिए, बल्कि अभिव्यक्ति की आजादी और डिजिटल अधिकारों के लिए भी एक बड़ी जीत है। हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से युवाओं की आवाज उठाते रहेंगे। दरअसल हाईकोर्ट का फैसला लोकतंत्र की जीत है, क्योंकि लोकतंत्र सभी को अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार देता है, लेकिन इस वक्त इस अधिकार को कई तरह से कुचला जा रहा है। वैसे जंतर मंतर पर जिस तरह जनता लगातार जुट रही है, उससे यह समझ में आता है कि लोगों का भरोसा लोकतांत्रिक तरीके से व्यवस्था की खामियों को सुधारने में बना हुआ है। पीएम मोदी भी इस बात को समझ जाएं तो उनकी सरकार के लिए ही आसानी होगी। मगर अभी तो अपने मंत्रियों के भरोसे देश छोड़कर मोदी विदेशों में अवार्ड बटोरने में ही लगे हुए हैं। आज ही मोदी ने बताया कि उन्हें इंडोनेशिया गणराज्य की बिंटांग आदि पूर्णा सम्मान पदक से सम्मानित किया गया है। इसका अनुमान तो पहले से ही था। देश लगा रहा था कि नरेंद्र मोदी गए हैं तो कोई ना कोई, और इंडोनेशिया में कोई ना कोई मेडल जो है उनके गले में पहने हुए हम देखेंगे। अब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी ऐसा कुछ होता है, क्या ये देखना होगा कि नहीं होगा। वैसे पवन खेड़ा ने इस पर जो कुछ लिखा है वो देखिए। पवन खेड़ा जो सांसद हैं अब राज्यसभा से कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लिख रहे हैं कि हो सकता है कि नरेंद्र मोदी इतिहास में ऐसे इकलौते नेता के तौर पर याद किए जाएं जिन्होंने अवार्ड और सम्मान पाने के लिए दुनिया भर की यात्राओं में टैक्स देने वालों का हजारों करोड़ रुपया खर्च किया। इसके उलट साम्राज्यवाद विरोधी सोच, लोकतंत्र और गुटनिरपेक्ष आंदोलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू का योगदान इतना अहम था कि उनके गुजरने के दशकों बाद भी उनकी विरासत का सम्मान किया जाता है। जिस अवार्ड का जश्न आज मोदी के समर्थक मना रहे हैं, वही अवार्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1995 में मरणोपरांत दिया जा चुका था। यह अवार्ड बीजू पटनायक, जी हां, बीजू पटनायक को भी इंडोनेशिया की आज़ादी की लड़ाई में उनके अहम योगदान के लिए दिया गया था। और दिलचस्प बात यह है कि ये उन्हें ठोस कामों के लिए मिला था, न कि ज़बरदस्त लॉबिंग के जरिए। सबसे अहम बात यह है कि किसी नेता की विरासत को विदेशों में मिले अवार्ड की संख्या से नहीं मापा जाता, इसे इस बात से मापा जाता है कि उन्होंने किस तरह शासन किया, न्याय, समझदारी और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के साथ। इस पैमाने पर मोदी पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। लोकतंत्र की कसौटी पर मोदी बार बार नाकाम साबित हो ही रहे हैं। धर्म की कसौटी पर भी उनकी नाकामी सामने आई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे से भी बात नहीं बन रही है। करपात्री महाराज ने कहा है कि जो रकम चोरी हुई है उसकी रिकवरी भी होनी चाहिए। आइए जरा सुन लेते हैं करपात्री महाराज की ये बात, क्योंकि अलग अलग मोर्चों पर कैसे नाकामी यहां साबित हो रही है, दिख रही है। जरा देखिए करपात्री महाराज क्या कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, ट्रस्ट की बैठक हुई, बड़ी खुशखबरी की बात है कि आपातकालीन लोगों ने ट्रस्ट की बैठक बुलाई। और सबसे अच्छी बात है, धन्यवाद की बात है नीत गोपाल दास जी, जिन्होंने कहा कि ट्रस्ट में लोगों को, बैठक में लोगों को नहीं आना चाहिए। तो चंपत राय, अनिल मिश्रा जी, ये दोनों नहीं गए, लेकिन गोपाल राव जबरदस्ती जा रहा था, फोर्स ने उनको निकाल के बाहर कर दिया। ये परम खुशी की बात है।
इन लोगों का इस्तीफा स्वीकार हो गया। लेकिन बड़ी चिंता की बात है कि पहले ट्रस्ट के जितने लोग बैठे थे, पहले चंपत राय की बड़ी बड़ाई की और बड़ाई करने के बाद निकाल दिए। तो ये कौन सा कितना मोह है चंपत राय आपसे, क्या चाहते हैं आपको चंपत राय को? चंपत राय को ट्रस्ट से बाहर निकालना, उनका इस्तीफा स्वीकार करना कोई सजा थोड़ो है। सर ये है कि चंपत राय के ऊपर जितने लाख की चोरी हुई है उसका जो है उनके ऊपर रिकवरी किया जाए। कि आपकी ढिलाई में इतने करोड़ रुपया गया है, आप उसकी रिकवरी कीजिए, चाहे घर बेच के कीजिए, चाहे बाजार बेच के कीजिए, चाहे खेती बेच के कीजिए, चाहे कहीं कीजिए। अब इन लोगों को पुलिस कस्टडी में भेजा जाए, पुलिस कस्टडी से पूछताछ करें कि आपके लाभांश इतना हुआ है, आप रिकवरी कीजिए, तब हम खुश हैं, न हम खुश नहीं है। तो सुन रहे थे आप, यहां पर साफ साफ रिकवरी की बात हो रही है। साधु संतों की ऐसी नाराजगी लगातार देखने को मिल रही है। दरअसल आम जनता ही नहीं बल्कि धर्म के लिए अपना जीवन समर्पण करने वाले साधु संत भी अब हैरान हैं कि उनके साथ कितना बड़ा छलावा हुआ है। ऐसा ही छलावा पश्चिम बंगाल की जनता भी महसूस कर रही है। जब टीएमसी की टिकट पर जीते सांसदों और विधायकों ने बीजेपी के साथ खड़े होने का फैसला किया तो ये एक छलावा ही है। इस समय बारुईपुर मामले में बीजेपी की शुवेंदु अधिकारी सरकार घिरी हुई है। ऐसे में ममता बनर्जी के साथ खड़ी रहने वाली सायोनी घोष जब यहां पहुंची तो लोगों ने उन्हें बेईमान और गद्दार कहकर धिक्कारा। ऐसी ही नाराजगी विपक्ष के नेता ऋतुव्रत बनर्जी के लिए भी दिखाई गई। जमीन से आती ये तस्वीरें बता रही हैं दोस्तों कि बीजेपी के हाथ अभी बाजी लगी नहीं है और सत्ता हाथ से निकलने का डर बना हुआ ही है। वैसे इस समय टीएमसी में असली और नकली गुट की लड़ाई तो छिड़ी हुई है। इस बीच सोमवार को यानी कल निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में हाल ही में खाली हुई राज्यसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव भी घोषित कर दिया। 24 जुलाई को पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। और आपको बता दें कि पिछले महीने ही राज्यसभा से टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराई, ये तीनों ने इस्तीफा दे दिया था। चुनाव आयोग के एक घोषित कार्यक्रम के मुताबिक तीनों सीटों के लिए नामांकन 14 जुलाई तक दाखिल करने होंगे। यह तो तय है कि दोनों गुट अपने अपने प्रत्याशी उतारने के लिए टिकट भी बांटेंगे। अगर दोनों गुट अलग अलग उम्मीदवार नॉमिनेट करते हैं तो निर्वाचन आयोग को उस तारीख तक यह तय करना होगा कि टीएमसी का असली उम्मीदवार कौन होगा। यहां पर सिंबल नहीं चलता है लेकिन पार्टी तो चलेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने इस पर जो कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एसवाई कुरैशी कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग टीएमसी के नाम और जोड़ा फूल चुनाव चिन्ह को अंतिम फैसला आने तक फ्रीज कर सकता है। इस दौरान दोनों गुटों को अस्थायी नाम यानी टीएमसी ए और टीएमसी बी आवंटित किए जा सकते हैं ताकि वो अपने अपने उम्मीदवारों के साथ चुनाव लड़ सकें। हालांकि सोमवार तक दोनों पक्ष टीएमसी पर अपने अपने दावे सबूतों के साथ चुनाव आयोग को सौंप चुके हैं। तो अब देखना होगा कि राज्यसभा चुनाव से पहले असली टीएमसी का फैसला किसके पक्ष में आता है। वैसे यह भी तय है कि इन दो गुटों की लड़ाई में जीत तो बीजेपी की होगी क्योंकि फिलहाल 294 में से 260 विधानसभा सीटें उसके पास हैं। तो बीजेपी के लिए जीत दर्ज करना आसान होगा। मगर क्या ममता बनर्जी को हराने के कीमत दूसरी टीएमसी भी चुकाएगी? और इन सबसे ऊपर बड़ा सवाल कि क्या मोदी के शासन में लोकतंत्र खत्म करने की कीमत देश चुका रहा है? आज इन सब पे चर्चा करेंगे। चर्चा ये भी कि कॉकरोच की बड़ी जीत कैसे हुई है और दूसरा संकट में कैसे नरेंद्र मोदी हैं और संकट में कैसे चुनाव आयोग है, ये भी चर्चा करते हैं। आइए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। 3 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। अनिल सिन्हा जी जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का स्वागत है, इस्तकबाल है। इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो इस वक्त जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी स्वागत करता हूं। सीधे चलेंगे हम उधर कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर जब पहुंचे यहां जंतर मंतर पे तो अलग अलग, अभी देखिए बारिश हो रही है और आलम वहां का आप देख रहे हैं। आयशा की चीफ हैं नेहा को आप जानते हैं, आज 11वां दिन है, हंगर स्ट्राइक पर हैं, अनशन पर हैं। अभी हमारे साथ जुड़ रही हैं नेहा और उनसे जरा समझते हैं उनका सूरत हाल, उनकी तबीयत कैसी है और क्या चल रहा है। उनके साथ उनको हम जोड़ते हैं जल्दी से। लेकिन ना उससे पहले प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आप देखिए अभी तस्वीरें आप देख रहे हैं इधर
योगेंद्र यादव दिखाई दे रहे हैं मंच पे। लेकिन बारिश का आलम फिर भी हौसला इधर बुलंद है और बार बार मैं कह रहा हूं कि मामला जो है वो यहां न सिर्फ एक धर्मेंद्र प्रधान से जुड़ा हुआ है। अच्छा, जंतर मंतर सीधे चलते हैं और नेहा जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। जरा नेहा से बात करते हैं। नेहा जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और तबीयत कैसी है आपकी? सबसे पहले यही जानना चाहूंगा, हौसला कितना मजबूत है, तबीयत कैसी है? तबीयत हमारी 10 दिन भूखा रहने के बाद जितनी बेहतर हो सकती है वो सबसे बेहतर रूप में है, और हिम्मत हमारी वैसी ही है जैसे भूख हड़ताल के पहले दिन थी, उससे 2 दिन पहले थी जब हमने डिसाइड किया था कि हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। नेहा, ये बताइए कि अब चूंकि 10 दिन हो गए, 11वां दिन, और इस बीच क्या आप लोगों से किसी ने, सरकार की तरफ से किसी ने बातचीत करने की कोई कोशिश की? जी नहीं। जब कोई कोशिश नहीं, किसी तरह की कोशिश नहीं सरकार की तरफ से, तो फिर ये सवाल उठता है कि आखिर कब तक आप लोग यूं ही बिना अन्न के आमरण अनशन, आई नो आमरण अनशन का मतलब ही समझ में आ जाता है, लेकिन फिर भी ये लास्ट राइट आपका है, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी कब तक आप लोग इस ढंग से बैठे रहेंगे? आप लोगों की तरफ से कोई कोशिश की गई उनकी तरफ समन्वय स्थापित करने की? यहाँ पे जंतर मंतर पे किसी भी समय 200 से 300 स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की डिमांड को लेकर के। उन्होंने हमें अप्रोच नहीं किया है और हमारा उनसे क्या डिमांड है ये जग जाहिर है। हम बैठे इसलिए हैं क्योंकि ये सरकार कोई जनता की बात सुन लेती है या लोकतंत्र में बहुत विश्वास करती है, इसका हमें गलतफहमी कभी भी नहीं थी। हम जानते थे जब हम इस भूख हड़ताल पे बैठे थे कि सरकार किस तरीके का रवैया रखती है प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि किसी भी पॉपुलर डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट्स का लोगों के बीच तक जाने का पावर क्या होता है। हर रोज़ हमारे बीच 20 से 30 लोग मिलने आते हैं, जिसमें 10 से 15 लोग हमारे पास आके हमसे माफ़ी मांगते हैं कि हम ही ने वोट किया था भाजपा को, हम माफ़ी चाहते हैं, हमारी वजह से आप बैठे हुए हैं, हमारी वजह से उन बच्चों की जानें गई हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा तो हमारे लिए प्राइमरी डिमांड है और रहेगा, लेकिन ये जो पेरेंट्स, ये जो लोग हमारे पास आके माफ़ी मांगते हैं, कहते हैं कि आज के बाद फिर से कभी भाजपा पे भरोसा नहीं करेंगे, ये मोटिवेटिंग फैक्टर रहता है हमारे लिए। जी, ये बताइए नेहा जी कि आगे की रणनीति क्या आप लोगों ने, क्योंकि अलग अलग मंचों पे बैठे हुए हैं, बस छोटा सा एक आध सवाल, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि बोलने में तकलीफ होती है और ना बोले ज़्यादा बेहतर है, लेकिन फिर भी आगे की रणनीति अगर कुछ आप लोगों ने, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी आपकी होगी जिन्होंने बनाई होगी, और उसमें क्या धर्मेंद्र प्रधान के अलावा भी कुछ इसमें जुड़ा है अब तक? हमारी प्राइमरी डिमांड तो ऑफ कोर्स धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन है, लेकिन उसके साथ साथ जितनी भी ऐसी बॉडीज़ हैं जो इस मिसमैनेजमेंट और पेपर लीक के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, सिस्टमैटिकली इसको पॉसिबल बनाती हैं और सिस्टमैटिकली गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी से बचाने का काम करती हैं, वो NTA जैसे बॉडीज़, NEP जैसी पॉलिसीज़, VBSA जैसे एक्ट्स जो पार्लियामेंट से पास होने की कोशिश की जाती हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, और जब सरकार के साथ हम एक टेबल पे बैठेंगे तो ये चीज़ें बिल्कुल उसमें सामने रहेंगी। आखिरी सवाल, देश भर में अलग अलग जगहों पे इस आप लोगों के इस भूख हड़ताल को लेकर, आमरण अनशन को लेकर चर्चा है। आप लोग अभी आप कह रहे हैं कि कई लोग आते हैं जो कई माफ़ी भी मांगते हैं कि हमने वोट दिए। आगे पूरे देश भर में इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए कोई रणनीति तैयार कर रहे हैं आप लोग? पूरे देश भर में जंतर मंतर तो है ही। देखिए, हम लोग तो अपने तरफ से ऐसा एज एन ऑर्गेनाइजेशन तो हर जगह पे कॉल्स दे ही रहा है। कर्नाटका में 1 दिन का भूख हड़ताल हुआ, बिहार में एक दिवसीय भूख हड़ताल हुआ, इलाहाबाद में प्रोटेस्ट हुआ, बड़ा सा जुलूस होने जा रहा है इलाहाबाद में आने वाले दिनों में।
तो ये सब प्रोसेसेस जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उनके साथ सॉलिडारिटी में देश भर में लिए जा रहे हैं, बाकी और छात्र संगठनों के साथ मिल करके लिए जा रहे हैं। ऑपोजिशन पार्टी से बात चल रही है कि इस मूवमेंट को और बड़ा बनाया जाए ताकि एक स्वर में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठे। बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी तबीयत का ख्याल रखिए नेहा, और डटे रहिए, हौसला बरकरार रहे, बुलंद रहे, यही कामना है, और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया। स्वामी जी, सीधा अभी आप सुन रहे थे, नेहा जुड़ी हुई थी, और आज 11वां दिन मुश्किल होता है, लगातार बिना अन्न और अनशन पर। ये हौसला ही है कि 11वें दिन भी कम से कम इतनी बातचीत हो रही है। हमसे बात कर रही थी अभी नेहा। आपकी प्रतिक्रिया, पहली प्रतिक्रिया स्वामी जी। देखिए राजीव जी, मैं तो इन बच्चों को आशीर्वाद देते हुए और इन संघर्षशील बच्चों को आशीर्वाद देते हुए नेहा से एक प्रश्न पूछता, अगर मैं ये इंटरव्यू उनका ले रहा होता, अगर मान लीजिए मैं वहाँ के जो भी बच्चे हैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता। बच्चे ये बता दें, युवा ये बता दें, आज के तारीख में भारत सरकार के अंदर जितने भी मंत्री हैं, क्या उसमें एक भी मंत्री ऐसा है जो सक्षम है और ठीक काम कर रहा है? क्या हमारे देश के जो सड़क मंत्री हैं, और सारी सड़कें टूट रही हैं, धंस रही हैं, बड़े बड़े हाईवेज धंस रहे हैं। आप कभी जम्मू के पास देख लेते हैं, ट्रक नीचे चली गई, कभी देहरादून के पास एक बस नीचे चली गई। क्या पेट्रोलियम मिनिस्टर अच्छा काम कर रहे हैं? जहां पे अब ये खबरें आने लगी हैं कि विदेश में कहते हैं इथेनॉल मिलाया जाता है, वहां 5% इथेनॉल मिलाया जाता है, हमारे यहाँ 20% मिलाया जा रहा है, और उसके बाद दाम नहीं कम किए जा रहे हैं, और आधे दाम इंटरनेशनल क्रूड प्राइस हो गए, इसके बाद भी दाम कम नहीं किए जा रहे हैं। जनता को पूरी तरह से लूटा जा रहा है। हमारे देश के जो श्रमिक हैं उनके साथ क्या हो रहा है? हमारे देश के जो गरीब झुग्गी झोपड़ी वाले थे, जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने झुग्गियों में जाके निवास किया था और ये कहा था जहां झुग्गी वहां मकान, बल्कि ये रिटन एक कमिटमेंट दिया था, और बाद में उनके मकान तोड़ दिए गए, लाखों लोग वे घर बार हो गए। मैं नेहा बेटिया से ये जानना चाहता था कि बेटा ये बताओ कि चलिए ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान तो दोषी हैं, क्या ये सड़क परिवहन वाले ये दोषी नहीं है? क्या विदेश मंत्रालय दोषी नहीं है कि आज पूरे विदेश के अंदर हमारे सारी जड़ें कट गई हैं, हमारे कहीं संबंध नहीं है? क्या हमारी होम मिनिस्ट्री जो है वो अकर्मण्य नहीं है कि हमारे यहाँ पहलगांव और पुलवामा हो जाता है, 6 साल बीतने के बाद, 1 साल बीतने के बाद भी ये नहीं पता चलता है कि वो घटनाएं क्यों हुई, RDX कैसे घूमती रही, हमारे पर्यटकों की हत्या क्यों हुई? तो मैं तो नेहा बिटिया से ये पूछना चाह रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान अकेले पे आप कर रहे हैं, पूरे हमारे देश के प्रधानमंत्री जिनका ये कैबिनेट है, मान लीजिए राजीव जी, मान क्या लीजिए, सच्ची बात ये है, आप CMD हैं DB ग्रुप के, अगर आपको ये लोग रिटन कंप्लेंट दें कि फलाना आदमी जो है भ्रष्टाचार कर रहा है, आप उसको नजरअंदाज कर दें, फिर दोबारा 2-4 लोग आपको एप्लीकेशन देंगे फलाना आदमी जो है पैसे मांग रहा है, आपको CCTV फुटेज दिखाए, आपको प्रूफ दिखाए कि 40% कमीशन ले रहा है, तब भी आप उसको दंड न दें, तो मानी बात है कि जो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है वो दोषी है। आज के तारीख में जो हमारे अयोध्या के अंदर हो रहा है, जहां पे 5 साल पहले ही महिपाल सिंह ने और जो दीनानाथ वो वर्मा हैं, उन्होंने ये जाके चंपत राय बंसल को बताया। मैं ये जानना चाहता हूं, इन बच्चों से ये जानना चाहता हूं, धर्मेंद्र प्रधान तो ठीक है, उन्होंने हमारे बच्चों की 20 बच्चों की हत्या के वो दोषी हैं, उनका आपको त्यागपत्र भी मानना चाहिए, लेकिन ये जो एक भी मंत्री मुझे कोई बच्चा बता दे जो सक्षम है और ठीक काम कर रहा है, तो आप प्रधानमंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं मांगते? केवल धर्मेंद्र प्रधान, अबे धर्मेंद्र, अच्छा ये भी मैं कल सुन रहा था एक बच्चे का इंटरव्यू, 3 साल लग जाएंगे लेकिन हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगेंगे। अरे यार 3 साल के बाद तो सरकार चली जाएगी या आ जाएगी, उसके बाद आप क्या इस्तीफा मांगेंगे? 3 साल के बाद तो इलेक्शन हो जाएगा, 2029 में इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद पता चलेगा कौन मंत्री बनता है, कौन प्रधानमंत्री बनता है, कौन शिक्षा मंत्री बनता है। तो देखिए, मैं तो सीधी सी बात है, आज के तारीख में अगर मैं किसी को मानता हूं दोषी, देखिए अगर राम जन्मभूमि के अंदर संतों का एक ट्रस्ट होता, उन संतों का ट्रस्ट होता जो सामान्य जीवन जीते हैं, शंकराचार्य उसके अंदर होके, अखाड़ा परिषद के लोग उससे होते, महामंडलेश्वर उसके अंदर होते, और उसके अंदर 1-1 रुपए के जो चढ़ावा होता है, दान होता है, लेकिन अगर ये नहीं हो रहा है और देश के लोगों के साथ उनकी हिंदू भावना का अपमान हो रहा है,
तो मैं तो नेहा बिटिया से ये पूछना चाह रहा था, आप प्रधानमंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे हैं? आप गृह मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे हैं? आप जिस प्रकार से बच्चों के माता पिता को परेशान किया जा रहा है, जिनके घर के चिराग उजड़े हैं उनको परेशान किया जा रहा है, तो एक मंत्री का इस्तीफा क्यों मांग रहे हो? जबकि पूरा का पूरा मंत्रिमंडल अकर्मण्य है, निकम्मा है, एक भी मंत्री काम नहीं कर रहा है। तो मेरा तो निवेदन बच्चों से यह है, अगर अगली बार आप इंटरव्यू लीजिएगा तो पूछ लीजिएगा प्रधानमंत्री का ये रिजिग्नेशन क्यों नहीं मांग रहे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी भी जुड़ गए हमारे साथ। प्रशांत जी आपका स्वागत है। जरा जल्दी से उधर आना चाहता हूं, जंतर मंतर पे चलते हैं। इकरार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इकरार, अभी आप नेहा के साथ बैठे थे, हालांकि नेहा बोल नहीं पा रही हैं, जितने सवाल करने थे मैंने किए, और हालांकि और बात करना चाहता था लेकिन उनकी सेहत अलाउ नहीं कर रही है, ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन ज़रा आपसे समझना चाह रहा हूं कि आखिर चल क्या रहा है जंतर मंतर पे इस वक्त। दूसरी बात, कैसी तबीयत है वहां? अब आज की तारीख में कितने लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं? एक दिवसीय अनशन पे भी लोग लगातार बैठ रहे हैं, अनशन घर बन गया है, सब कुछ है। आज दिन भर बारिश होती रही है, उसके बाद वहां का क्या आलम है? ज़रा वहां का सूरत हाल बताइए। राजीव जी, देखिए, नेहा ने हमसे रिक्वेस्ट किया था क्योंकि वो बोल नहीं पा रही और क्योंकि डीबी लाइव को वो बखूबी जानती है, इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि सिर्फ मैं आपसे एक बार सर से रिक्वेस्ट कर लीजिए कि थोड़े कम सवाल पूछे, क्योंकि मेरी स्थिति ऐसी नहीं है, लेकिन आपके साथ मैं जुड़ूंगी। तो हमने भी क्योंकि उनकी स्थिति 10 दिन अगर भूख हड़ताल को हो जाए किसी शख्स को, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बात करने में जो है वो परेशानी होती है। दूसरी बात, राजीव जी, आज करीब 30 के आसपास जो लोग हैं वो अनशन पर हो गए। कल 25 थे, आज 5 और बढ़ गए हैं। और मेरे राइट हैंड साइड पे जहां आपने देखा था, जो एक शख्स जिनसे आपने बात भी की थी, अभी मैं उनसे मिलकर आया, वो भी लगातार आज उनको 10वां दिन है। और उसी लाइन में पूरा जो है यहाँ तक स्टेज तक जो है वो सब अनशन जितने भी करने वाले लोग हैं उनके लिए एक बाकायदा अनशन घर बना दिया, एक शेड बना दी गई है नीले कलर की। फारूक, एक बार जरा दिखाइए, ये लगातार पीछे तक दिखाइएगा। तो ये जो दीवार के साइड बिल्कुल साथ साथ में यहाँ नेहा आयशा के लोग बैठे हैं, उसके बगल में अनशन घर है। इसमें जो आप ये देख रहे हैं तिरंगा झंडा लगा, इसमें तमाम जो नए लोग हैं या एक दिन का जो अनशन करना चाहते हैं वो भी बैठे हैं। एक शख्स बैठे हैं जो कि करीब 6 दिन उनको हो गए। एक युवक बैठे हैं जो कि अन्न तो उन्होंने त्याग ही रखा है, उसके साथ साथ मोबाइल और मौन व्रत भी शख्स ने रखा हुआ है। वो सिर्फ अपने मोबाइल से जो है वो दिखा रहे हैं। और इसी टेंट के बिल्कुल साइड में लगातार लाइन एकदम लगी हुई है। वो सभी लोग अनशन पर बैठे हैं, अनशन जो है वो कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो यानी जो अनशन पर बैठने वाले लोगों की लगातार जो है वो वृद्धि हो रही है, कमी नहीं हो रही है राजीव जी। और लगातार क्योंकि आज बारिश का मौसम था तो जो भीड़ है वो कुछ कम यहाँ दिखाई दे रही, क्योंकि दोपहर से लगातार बारिश हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले बारिश रुकी है। वहीं आप देखिए पीछे जो ये गोल धारा बनाकर किस तरह से छात्र जो है वो एक बार फिर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार जो सामाजिक संगठन के लोग, आज योगेंद्र यादव फिर आए और तमाम जो उन्होंने स्टेज से भी लोगों को संबोधित किया। और उनके बाद में वो सोनम वांगचुक से उन्होंने मुलाकात की। और जो लोग यहाँ पर जो भूख हड़ताल पर बैठे उन सभी शख्स से पर्सनली जाकर उन्होंने मुलाकात की, सभी लोगों से हालचाल लिया। इसी तरीके से अभी मेरे पीछे जो एक रियलिटी शो आता था रोडीज, उसके रघु जो हैं वो उन्होंने सोशल मीडिया से भी इस बात का ऐलान किया था कि वो इस प्रोटेस्ट में पहुंचेंगे। वो पहुंचे हैं, दीप के उन्हीं के साथ थोड़ा सा उन्हीं से बातचीत कर रहे हैं जो मैं। तो अभी ये लगातार राजीव जी ये जो मंच है, लगातार सामाजिक संगठन से लेकर तमाम जो लोग हैं उनका यहाँ आना शुरू है। और लोगों में भी अब एक दिन 2 दिन का जो अनशन का जो प्रोसेस है वो लगातार चालू हो रहा है। हमने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मैंने खुद दीपके से पूछा इस बात को कि 10 दिन हो गए हैं, सरकार सुन नहीं रही है, आप लोगों की तबीयत लगातार खराब हो रही है, सोनम सर का भी वजन गिर रहा है, तो कहाँ तक ये चलेगा? तो उन्होंने कहा कि भाई जब तक हम में हिम्मत है हम लगातार इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे। सरकार ने बिल्कुल कान पे जो है उनके सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है राजीव जी कि लगातार छात्रों की तबीयत खराब हो रही है। छात्रों को जो है अभी तक 7 छात्र जो हैं, छात्र या युवा कह लीजिए, वो हॉस्पिटल जा चुके हैं यहाँ से जो है अनशन जो कर रहे थे, भूख हड़ताल जो कर रहे हैं। एक छात्रा उसकी तबीयत अभी भी खराब बताई जा रही है, जो दानिशा आयशा की जो छात्रा है उनकी, वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो ये जो राजीव जी जो ये प्रोसेस है, ये प्रोटेस्ट है, ये मुझे लगता है कि जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि इधर कोई इस तरह का कोई गेम प्लान नहीं है कि इसके बाद क्या है।
बस एक अगर यह होता है, क्योंकि 10 दिन हो गए, कल 11वां दिन हो जाएगा प्रोटेस्ट को, 12 दिन हो जाएगा। सोनम की जैसे जैसे तबीयत खराब होगी तो यहाँ जैसा हो रहा है, हो सकता है कि इनको भी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाए। लेकिन ये सवाल जब हमने पूछा तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। हमने कहा कि जैसे लगातार छात्रों को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जा रहा है, उनको जिनकी तबीयत खराब हो रही है, अगर सोनम सर की तबीयत भी अचानक खराब हो जाती है, उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट, तो क्या होगा? तो इसमें उन्होंने कहा कि जब ये स्थिति आएगी तो हम उस समय देखेंगे, उस समय हम अपनी रणनीति बताएंगे कि हम अब आगे क्या करने वाले हैं। लेकिन इतना तय है कि हम लोग फिलहाल ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं करने वाले हैं। जी राजीव जी, प्रोटेस्ट खत्म नहीं होने वाला है, लेकिन एक बहुत बड़ी जीत इन लोगों को हासिल हुई है। उधर से कोर्ट से, हाई कोर्ट से जो जीत हासिल हुई कि इनके एक्स अकाउंट को जो ब्लॉक किया गया था उसको ओपन करने का आदेश कोर्ट ने दिया है। सरकार चाहती थी कि उसे बंद रखा जाए, ब्लॉक रखा जाए, लेकिन इस पर भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। क्या कुछ इसका रिएक्शन है वहां पर पहुंचे आंदोलनकारियों में? इकरार। राजीव जी, इसे एक तरह से जीत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब इस शुरू से अगर हम बात करें तो ये लगातार पहली बड़ी जीत है जो कि कोर्ट से हुई है। लेकिन लगातार सीजेपी को की जीत तो लगभग हो ही रही है। जिस तरह से उन्हें एयरपोर्ट पर परमिशन दे दी गई थी बिना यहाँ आए, जबकि 24 घंटे 48 घंटे 1 हफ्ते पहले का समय दिल्ली पुलिस मांगती है हमेशा प्रोटेस्ट के लिए, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने के लिए। उस समय जब इनको परमिशन मिल गई थी, एयरपोर्ट पर जाकर पुलिस अधिकारियों ने परमिशन दी थी, एक जीत वो थी। और उसके बाद अब ये बड़ी जीत हुई है, क्योंकि दीपके ने खुद कहा कि जब उनकी सुनवाई थी, वो सुनवाई में गए थे, जो मिनिस्ट्री है उसमें सुनवाई के लिए जब गए थे, तब उनसे ये कहा गया था कि आपका अकाउंट, अनऑफिशियली उनसे ये कहा गया था कि आपका अकाउंट सिर्फ हमने इसलिए ब्लॉक किया है क्योंकि आप लोग यह नेपाल बनाना चाहते हैं, आप लोग बांग्लादेश जैसी स्थिति करना चाहते हैं, इसलिए आप लोगों का जो है वो अकाउंट ब्लॉक किया गया। लेकिन ये रिटर्न में नहीं दिया गया था। वहाँ जब सुनवाई के दौरान उनकी बात हुई थी तब तो उन्होंने आज ये कहा, खुद मंच से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस तरीके के उस समय हम पे आरोप लगाए, लेकिन जब कोर्ट हम गए और कोर्ट ने, अदालत में जो सरकार ने अपना पक्ष रखा तो उन्होंने वो बिल्कुल बदल दिया। उन्होंने कहा कि हमने इनके अकाउंट पे सिर्फ इसलिए बैन किया है कि नीट परीक्षा होने वाली थी, कुछ किसी तरीके की कोई आशंका ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए हमने जो है वो नीट परीक्षा के वजह से इनके अकाउंट को हमने ब्लॉक किया था। तो अब जो है कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। यानी लगातार जो राजीव जी, इस तरीके के अगर मामले हम देखें कि सीजेपी जिस चीज़ को, चाहे पुलिस लगातार कभी पानी रोकती है, खाना रोकती है, या कुछ भी चीज़ रोकती है, जैसे सोनम वांगचुक के टॉयलेट का मामला था, जब भी दीप की अपील करते हैं तो उन्हें ये उस चीज़ की परमिशन मिल जाती है। तो इसी तरीके से अब इनका जो पुराना जो सोशल मीडिया अकाउंट था उसको जो है, उस पर से जो बैन था वो हट गया, उसकी परमिशन मिल गई और सरकार ने कोई इसका, आज ये बड़ी बात है कि सरकार ने किसी तरीके का कोई विरोध नहीं किया। हालांकि जब कोर्ट में सुनवाई नहीं थी उस समय लगातार ये कहा जा रहा था कि आप इस तरीके के माहौल बना रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार की अब ये मंशा इसमें साफ साफ दिख रही है कि उनको ये लगता है कि इस प्रोटेस्ट से कुछ खास फर्क उनको दिख नहीं रहा है। जी राजीव जी। जी, यहाँ सरकार आखिर करती भी तो क्या करती? सरकार के सामने जब सरकार ये कह रही है कि नीट पेपर लीक के बाद और नीट की परीक्षा में अफरा तफरी का आलम न मचे और उसमें कॉकरोच जनता पार्टी का हैंडल जो है वो अफरा तफरी मचाने में लगा हुआ है, इसलिए हमने ब्लॉक कर दिया। कोर्ट ने पूछा कि आखिर अब तो एग्जाम खत्म हो गया है, अब क्या करना है, अब आप ब्लॉक करके क्यों रखे हुए हैं? सरकार ने यहाँ कुछ नहीं कहा है। इकरार, सरकार ने अभी भी ब्लॉक करना चाहा, तुषार मेहता ने अभी भी कहा कि हम इसको ब्लॉक रखते हैं, लेकिन कोर्ट ने बोला कि अब क्या करोगे ब्लॉक रख के? उसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया है। चलिए, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है। और ये इसलिए क्योंकि चाहे वो कॉकरोच जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल या कोई भी इंसान हो, उसको कोर्ट से न्याय मिलना चाहिए। कोर्ट, इंसान न्याय की उम्मीद से जाता है, कोर्ट से न्याय मिलना चाहिए, सच और झूठ का फैसला वहां होना चाहिए और उस फैसले में सच और झूठ के तराजू में सच की जीत होती है, ये माना जाता है। और यहां एक जीत हुई है, वो चाहे कॉकरोच की हो, चाहे कांग्रेस पार्टी की हो या किसी और की हो, ऐसी जीत की उम्मीद हम कोर्ट से करते हैं और इसलिए ये बहुत बड़ी खबर है, छोटी खबर नहीं हो सकती। जरा जल्दी से इधर आप हमारे साथ बने रहिए। जल्दी से प्रशांत जी आपके पास आना चाहता हूं, अनिल जी आपके पास भी। प्रशांत जी, बहुत कुछ इधर हम देख रहे हैं। देखिए, अलग अलग जगहों से इतनी खबरें आ रही हैं, चाहे वो ममता बनर्जी की पार्टी का मामला हो, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले में एक और अवार्ड देख ही रहे हैं आप, एक और अवार्ड
बिल्कुल अवार्ड जीवी हो गए हैं प्रधानमंत्री। दूसरों को भले वो आंदोलन जीवी और क्या क्या जीवी कहते रहे, लेकिन वो अवार्ड जीवी हो गए, ये तो तय है, ये तय मानिए। न्यूजीलैंड में क्या मिलेगा और उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में क्या मिलेगा, इसका इंतजार कीजिए। लेकिन उससे पहले यहां जो चल रहा है, अभी आप नेहा को भी सुन रहे थे, 11वां दिन है प्रशांत जी, 11वां दिन। ये खेल नहीं है जो बार बार मैं कल भी कह रहा था। 11 दिनों तक और अनशन। अभी नेहा से पूछा मैं कि आगे क्या, जब सरकार आपकी तरफ आ नहीं रही है, एक नुमाइंदा नहीं आया बात करने के लिए, आप आमरण अनशन पे बैठे हुए हो। अन्ना आंदोलन हुआ था, हिल गई थी मनमोहन सरकार और आंदोलन की घोषणा करके वो आए थे रामदेव, 3 मंत्री चले गए थे एयरपोर्ट पे लेने के लिए। याद होगा, देश का नंबर 2 मंत्री उस समय जो बाद में राष्ट्रपति बने, प्रणब मुखर्जी, वो भी पहुंच गए थे लेने के लिए एयरपोर्ट पे, वित्त मंत्री थे उस समय। अब यहां पर तो कोई भाव ही नहीं है, तुम मरो जियो कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब ऐसी सरकार के सामने आप अनशन पे बैठे हैं तो और देख लीजिए लाइन लगी हुई है अनशनकारियों की। कई लोग कह रहे थे कि आप दिखाइए, बताइए कहां कौन है, गिन के। आज मैं इसलिए बोलता हूं रोज की गिन के बताओ कितने लोग वहां बैठे हुए हैं। 25 लोग आज बैठे हुए हैं, 30 लोग 30 बैठे हुए, 5 आज बढ़ गए और एक दिन वाले भी उसमें हैं। प्रशांत जी, भी 11 किसान बैठे हुए हैं, उनका मोरबी में 11, बिल्कुल मोरबी में भी 11 किसान, उनका 17वां दिन है आज। देखिए, अभी आपने बात कही कि पिछली सरकारों में मंत्री लग जाते थे, बात होती थी। ये फर्क हमारे जो जंतर मंतर पे लोग हैं, जो पत्रकार हैं, जो राइटर्स हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उनको समझना चाहिए। ये प्रेशर आता कहाँ से है? ये कौन सी ताकत थी जो यूपीए सरकार को प्रेशराइज कर रही थी कि आप अपने मंत्रियों को इंगेज करो इन लोगों के साथ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, वो पॉलिटिकल पार्टी से निकली हुई सरकार थी और पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक दबाव होता है सरकार पे भी, और साथ में मीडिया जो था वो फ्री था। 2 बड़े फैक्टर हैं। यहाँ पे जो मौजूदा सरकार है उसमें पॉलिटिकल पार्टी कहीं सीन में नहीं है। मोदी अमित शाही सरकार है, मोदी अमित शाही पार्टी है, कहीं और कोई पार्टी नहीं है। कोई नितिन नवीन या किसी की कोई 10वें 11वें 12वें 100वें स्थान तक कोई उनका कोई गिनती नहीं है कहीं। कांग्रेस पार्टी या यूपीए सरकार में ये नहीं था। अगर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो मनमोहन सिंह की पार्टी उनके ऊपर दबाव डाल सकती थी, क्योंकि वो पॉलिटिक्स उनकी पार्टी जो थी, जो मूल पार्टी उसका वही हाल डीएमके के साथ था, वही हाल दूसरी पार्टियों के साथ था जो समर्थक पार्टियां थी, कि जो उनके मंत्री हैं वो दबाव डालते थे, उनकी पार्टियां दबाव डालती थी अपने मंत्रियों पे। यही सिस्टम है लोकतंत्र, मल्टी पार्टी लोकतंत्र चलता ही ऐसे है, क्योंकि पार्टी की जवाबदेही ज्यादा बड़ी होती है बजाय सरकार के। लेकिन यहाँ पे ये नियम नहीं लागू होता, क्योंकि मोदी और अमित शाह पार्टी है और वही सरकार है। दूसरा एक है कि मीडिया को कब्जा किया हुआ है, तो इस सरकार से आप ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि उसके ऊपर किसी प्रकार का नैतिक दबाव बनेगा। एक दबाव बन सकता है कि अगर ये प्रदर्शनकारी नेतन्याहू से फोन करवा दें तो प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया का दौरा छोड़कर आके इनसे बात करेंगे, ट्रंप से बात करवा दें, तो इस सरकार के जो दबाव वाले जो एरियाज हैं वो डिफरेंट हैं। तो इसलिए पहले ही मैंने कहा था कि इन लोगों की जो टैक्टिस है वो टैक्टिस को बदलना चाहिए। अभी आपने भी यही सवाल पूछा नेहा से, ये टैक्टिस को बदलना चाहिए। ये सरकार इस दबाव में नहीं आएगी, तो एक बात। लेकिन साथ साथ ये जो सरकार की असंवेदनशीलता है उसका असर जनता के बीच में हो रहा है। अभी नेहा बता रही थी आपको कि तमाम ऐसे लोग भी आते हैं जो बीजेपी के
जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया था, और वो आके माफी मांगते हैं कि हमारी वजह से आप लोग बैठे हुए हो, हमारी वजह से बच्चों ने आत्महत्या की है उनके अंदर। तो ये तो फर्क हो रहा है कि भले ही सरकार ना झुके, लेकिन जो बड़ी एक बेस है नरेंद्र मोदी का, जो स्वीकार्यता है शहरी मिडिल क्लास में, खासकर वो शहरी मिडिल क्लास में स्वीकार्यता कम हो रही है। तो ये एक अचीवमेंट इस आंदोलन का जरूर है, जो कि इनको फायदा दिलाएगा, देश के लोकतंत्र को मजबूत करेगा। क्योंकि तमाम ऐसे लोग जो भाषणों में, जो व्हाट्सएप के मैसेजेस में, मोदी मीडिया के नफरत वाले कैंपेन में आ जाते हैं और जज्बाती होकर वोट दे आते हैं, उनको पता चल रहा है कि ये सरकार वाकई असंवेदनशील है, उनके बच्चों के भविष्य के लिए खतरनाक है ये सरकार। ये बात उनकी समझ में आ रही है, ये बड़ी बात है जो जंतर मंतर से निकल के आ रही है। अब दूसरी बात, जरा राम मंदिर ही करें, प्रधानमंत्री के विदेश दौरे की बात मैं सेकंड टर्म में करूंगा। राम मंदिर का जो मामला है, देखिए ऑन एवरेज जो पब्लिक डोमेन में जानकारी अवेलेबल है, वो 10 से 15 करोड़ रुपए प्रतिदिन वहां चढ़ावा आता था, अभी भी आता होगा, अब हालांकि बहुत कम हो गया। 50 से 75 करोड़ रुपया, लाख रुपया एक दिन में आया, तो 10 से 15 लाख रुपए प्रतिदिन आ रहा है। और कभी कभी जो विशेष दिन होते हैं उसमें 50 से 75 लाख रुपए भी पर डे आया है। ये पैसा छोटा मोटा पैसा नहीं है, ये बहुत बड़ी रकम है। इसका हिसाब कहाँ है, किसको दिया गया, कहाँ लग गया ये पैसा? तो ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है जो एक संत पूछ रहे थे कि पैसा गया कहाँ, उसकी रिकवरी भी होनी चाहिए। अब देखिए इसमें एक राजनीति क्या हो रही है, ये बीजेपी के अंदर के कॉन्ट्रडिक्शन सामने आ रहे हैं। एक छोटी सी बात करके बात खत्म करूंगा कि वहां पे कल जो ट्रस्ट की मीटिंग हुई है, उस ट्रस्ट की मीटिंग में 3 मेंबर कमेटी बना दी गई है सीईओ के लिए, कि अब राम मंदिर में सीईओ भी होगा। तो सीईओ मतलब मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा, जाहिर सी बात है कोई ब्यूरोक्रेट होगा। ये जो है ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कुछ काम नहीं करना, सिर्फ पैसे गिनने हैं। और इस इंडस्ट्री में बड़ी नियत लगी हुई है कुछ लोगों को। दिल्ली में जो गुजराती लॉबी है उसका अपना एक तरीका है, उनका भी कब्जे की वो है, और दूसरा आरएसएस है। अभी फिलहाल वहाँ आरएसएस का कब्जा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो नॉमिनी हैं ट्रस्ट के अंदर, दीपेंद्र मिश्रा, वो गए वहाँ पे अनशेड्यूल मीटिंग में, उन्होंने कहा कि चोरी नहीं डकैती हो रही है, और उसके बाद से चीजें बड़ी तेजी से बदली। और फिर उन्होंने एक बात और कही थी कि यहाँ पे सीईओ होना चाहिए। तो लग रहा है कि ये जो पूरा मामला है चढ़ावा का, उस चढ़ावे के पैसे पर आरएसएस और ये जो गुजराती लॉबी है इनके बीच में एक खींचतान है कि किसका वर्चस्व हो, कौन बैठे इस खर्चे, इस चढ़ावे पर। और इस लड़ाई में आप देखिएगा कि ये लड़ाई आसानी से निपटेगी नहीं, ये लड़ाई और बढ़ेगी, इसमें बहुत छीछा-लेदर भी होने वाली है। लेकिन ये लड़ाई दिखाई दे रही है कि आरएसएस और सरकार में बैठे हुए लोगों के बीच में एक खींचतान है, क्योंकि वो राम मंदिर जो है वो पैसे की खान है, खदान है पैसे की। जी जी, राम मंदिर पे लगातार बात अभी आने वाले समय में और होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उसको लेकर क्योंकि बीजेपी के लिए राम मंदिर क्या है, धर्म की सियासत जब जो बीजेपी करती रही है उसमें राम मंदिर सबसे बड़ा, उसमें अगर कहा जाए तो टूल के रूप में इस्तेमाल किया गया राम मंदिर को बीजेपी की तरफ से। और अब वहीं पर राम मंदिर में ही घोटाला, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का नाम देने वाले, नारा देने वाले नरेंद्र मोदी, और राम मंदिर में ही भ्रष्टाचार हो जाए और वो उजागर हो, तो इससे बड़ा कांड और कुछ नहीं हो सकता। कांड बोल रहा हूँ मैं, ये कांड ही है वो। हालांकि रामचरितमानस में अलग अलग कांड है, लेकिन यहाँ घोटाला कांड अलग जोड़ लीजिए उसमें।
आना चाहता हूँ अनिल सिन्हा जी आपके पास और आपसे ज़रा समझना चाहता हूँ कि एक तो इधर जंतर मंतर का सूरत हाल, उस पर आपकी टिप्पणी, और ये ज़रूर कि वहाँ अगर आप देखेंगे तो जो लोग आ रहे हैं वो लोग वो हैं जो त्रस्त हैं, टोटली त्रस्त। नेहा से अभी हमने बात की, आपने सुना ही, नेहा आयशा की चीफ हैं, नेहा बोरा। AISF के लोग भी वहाँ बैठे हुए हैं, SFI के लोग भी बैठे, छात्र बैठे हुए हैं वहाँ पर। KSY के जो क्रांतिकारी KYS क्रांतिकारी युवा संगठन दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके लोग भी बैठे हुए हैं, और भी लोग पेरेंट्स बाकी आ रहे हैं। इस आंदोलन के आज 17 दिन पूरे हो गए और 11वां दिन है आज आमरण अनशन के। इस पर आपकी टिप्पणी ज़रा, और इसके बाद देश में एक दूसरी अब कहानी शुरू होगी जो 20 तारीख से, उसमें पार्लियामेंट की शुरुआत होने जा रही है, सेशन मानसून सत्र। उससे पहले इस पूरे आंदोलन को राहुल गांधी और इसमें जान फूंकने की कोशिश करेंगे 19 तारीख को प्रयागराज में, लेकिन अभी वहाँ कोई सुगबुगाहट दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए उस पर अभी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि कांग्रेस पार्टी, उसमें भी NSUI और यूथ विंग जो कांग्रेस का है, युवा कांग्रेस, ये दोनों अंदर खाने तैयारियां खूब कर रही हैं, और ये दोनों इकाई इनकी सड़कों पे भी अलग अलग राज्यों में है। ओवरऑल युवाओं के इस आंदोलन को, या युवा आंदोलित हैं और सरकार पर कितना फर्क पड़ सकता है, पड़ता हुआ नज़र कितना आ रहा है ये भी बताइए, और कितना पड़ सकता है अनिल जी। ये जो आंदोलन वहाँ जंतर मंतर पर है, उसके बारे में मेरी राय तो लोगों से अलग है। और वो लोग जो कर रहे हैं, देखिए कोई भी अनशन पर बैठा हुआ है, संघर्ष कर रहा है, और सारे क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये स्टूडेंट्स के AISA और क्या कहते हैं AISF, इन लोगों का बड़ा योगदान है। जो भी डेमोक्रेटिक ये जो स्पिरिट है इंडिया में, उसको जिंदा रखने में और कैंपस को एक प्रोग्रेसिव मॉडर्न डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को में बनाने में इनका योगदान है। और फ्रीडम स्ट्रगल से ही उनका योगदान है, बहुत इमेंस कंट्रीब्यूशन है, इसलिए उनको तो मैं सलाम करता हूं पहले भी और आज भी करूंगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उनकी पॉलिटिक्स को एंडोर्स किया जाए, क्योंकि राजनीति आप गलत कर सकते हैं चाहे आप कितने क्रेडिबल हो। और अनशन पर बैठे हुए उनके लिए पूरी मेरी सहानुभूति है, और उसमें अच्छा भी लगता है कि ऐसा जिसका कि जो चे गुएवारा का क्या कहते हैं समर्थक है, वो जो है गांधी जी का अनशन का कर रहा है। ये जो कन्वर्जेंस है, जो डेमोक्रेटिक और जो ह्यूमैनिटेरियन आइडियल्स हैं, ह्यूमैनिटी का जो कलेक्टिव हमारा क्या कहते हैं कैपिटल है जो हमने ये जमा किया है, वो उसको देखकर मैं, क्योंकि चे गुएवारा का भी उतना ही मतलब ये हूँ, मैं दीवाना हूँ जितना महात्मा गांधी का, और जितना ये कन्वर्जेंस देखकर मेरे जैसे गांधीवादी को बहुत अच्छा लगता है। तो वो तो मैं ये इसको अलग रखें। लेकिन इसके बाद ये जो पॉलिटिक्स है, इसमें कोई मुझको दम नहीं नजर आता है। और वो जो जीत बता रहे हैं, मतलब वो कॉकरोच की जीत आपने बताई है और वो लोग भी मान रहे हैं, वो जीत वगैरह नहीं है। वो तो तुषार मेहता बोल ही दिया कि हमने इनको सिर्फ नीट के लिए नीट के में हंगामा ना हो, या जो वर्ड इस्तेमाल किया उसके लिए इनको पाबंदी लगाई थी। इसलिए मतलब कि उसने मतलब उसको जिसको कहते हैं कि लीड वहां तक पहुंचाना, मतलब इस निर्णय तक पहुंचने में ये को जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा को उन्होंने मदद की, मतलब तुषार मेहता ने। तो इसमें कोई मैं कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखता हूँ। मतलब वो अलाउ कर रहे हैं, शुरू से ही जाकर के उन्होंने उनको सौंपी थी जंतर मंतर पर ये करने की आज्ञा, मतलब अनुमति। और यही जस्ट उलट है। आपको क्या बताना, आप तो इतना कवर करते हैं NSUI और यूथ कांग्रेस को, तो उनके नीट के भी खिलाफ उनको आपने देखा कि उनके बड़े बड़े नेताओं पर पानी के फवारे उन्होंने छोड़े, और इनको जंतर मंतर पर कितना बढ़िया मतलब चल रहा है।
तो इसीलिए उनको इससे कोई फर्क नहीं आएगा। और मैं जहां तक समझता हूं धर्मेंद्र प्रधान का भी इस्तीफा नहीं होने वाला है। ये लोग जो ये सही कहा अखिल जी से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि एक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की क्या बात है, पूरा हर मंत्री तो उसी तरह का है। तो एक जो डायरेक्शन पॉलिटिक्स का है वो पॉलिटिकल डायरेक्शन अब बहुत मतलब अब लिमिटेड हो गया। और ये पूरा का पूरा कैंपस को अनडेमोक्रेटिक बना दिया है, ऑथोरिटेरियन चल रहा है, ये क्या कहते हैं रेजी। अनिल सिन्हा जी की आवाज चली गई, डिस्कनेक्ट हो गए हैं। चलिए कोई बात नहीं जी। कौन? जी अनिल जी आगे बढ़िए। नहीं है, आ रही आवाज? आ रही है। हाँ, तो वो जो है वहाँ पूरा कैंपस को किया हुआ है, तो उनको एक ब्रॉडर गोल के लिए ये करना चाहिए था। लेकिन मुझको जो चिंता इस बात की है कि जैसे उनका 17 दिन हो गया सोनम वांगचुक का, ये लोग देश फिर आवाज चली गई है अनिल सिन्हा जी की। कोई नहीं, अमलेंदु जी किस ढंग से आप देखते हैं युवाओं के आंदोलन की हम बात कर रहे हैं। देश में अभी तक पिछले 12 वर्षों में आपने शाहीन बाग आंदोलन, किसान आंदोलन और महिला पहलवानों के आंदोलन के अलावा युवाओं का, जिन युवाओं के से दंभ भरते थे नरेंद्र मोदी, उनको कभी बाहर निकलते हुए आपने नहीं देखा था। कम से कम इस वक्त ये युवा बाहर निकल रहे हैं। आप भी जा रहे हैं जंतर मंतर पे, आप भी देखते हैं जंतर मंतर पे जो लोग आ रहे हैं उनको भी आप देख रहे हैं, उनसे आप खुद बातें कर रहे हैं। आपसे जरा समझना चाहता हूं कि आज 17 दिन इस आंदोलन के हो गए, शुरू हुए 11 दिन आमरण अनशन के हो गए, और अभी नेहा से बात हुई वो भी आपने देख लिया। समझना चाहता हूं कि किस दिशा में जाते हुए और कितना क्रेडिबिलिटी हासिल करते हुए ये आंदोलन दिखाई देता है। मैं आंदोलन की बात कर रहा हूं, मैं सीजेपी की बात नहीं कर रहा। देखिए राजीव जी, असल में इस आंदोलन के कई आयाम हैं। और एक तो जो शाहीन बाग आंदोलन या किसान आंदोलन या महिला पहलवानों का जो आंदोलन था, मुझे लगता है उससे इसको थोड़ा अलग करके देखा जाना चाहिए। क्योंकि शाहीन बाग आंदोलन था या किसान आंदोलन था, वो बड़े फलक पे था, बड़े उनके मुद्दे थे और बड़ा उससे प्रभावित वर्ग था। ये नीट पेपर के खिलाफ जो है, मतलब पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ और सीजीआई ने एक टिप्पणी कर दी, उसके जवाब में ये मसखरेपन पे एक वो सोशल मीडिया हैंडल बन गया। तो इसलिए इनका वो असर उस तरीके से तो किसान आंदोलन की तरफ से हम इसको नहीं देख सकते। लेकिन ये बात राजीव जी बिल्कुल सही है कि लोग बहुत ज्यादा परेशान है, खासतौर से युवा बहुत ज्यादा परेशान है। मोदी जी की राजीव जी जो 2 कॉन्स्टिट्यूंसी समझी जाती थी और जिस पर मोदी जी को भी बड़ा गर्व था, वो 2 कॉन्स्टिट्यूंसी थी, एक महिलाओं की, दूसरी युवाओं की। और मोदी जी जब 2014 में आए तो इन 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज का बड़ा उसमें योगदान भी था। लेकिन राजीव जी अब जो परिस्थितियां बन रही हैं वो परिस्थितियां ये है कि जो सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी युवा की है, जो कहा जाता है कि 65% आबादी है, वो इस समय जबरदस्त तरीके से मोदी जी के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ हो रही है। और उसके पीछे कारण यही है कि जिस तरीके से मोदी जी की सरकार ने पिछले 12 वर्षों में काम किया है और युवाओं के मसले पर कोई भी काम नहीं किया और बल्कि उल्टे काम किए, उसके दुष्प्रभाव अब दिखाई पड़ने लगे हैं। तो जो मोदी जी का कट्टर समर्थक भी था, वो मोदी जी का विरोधी होता चला जा रहा है। तो बहुत सीधी सी बात यह है। और इसका राजीव जी जो एक कहा जाए, जो लिटमस टेस्ट आप कह सकते हैं, या उसके जो हांडी में से चावल निकाल के देखा जाता है, वो सोशल मीडिया पर भी देखा जा सकता है कि मोदी जी के समर्थन में गाली गलौज करने वाले जो युवा होते थे, वो अब गायब होते चले जा रहे हैं, वो बचे नहीं। हम लोगों के यहाँ भी जो चोर आते हैं राजीव जी, वो 2 रुपए वाले हैं जो आकर टिप्पणियां करते हैं मोदी जी के समर्थन में। तो उन बेचारों का रोजगार है, जिनको अभी तक रोजगार मिल रहा है 2 रुपए टिप्पणी का, तो वो उनका अपना रोजगार है। लेकिन उस तरीके से अब वो टिप्पणियां नहीं होती हैं, बल्कि उल्टे सवाल जो है राजीव जी अब मोदी जी से और सरकार से पूछे जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा अंतर आया है। इसीलिए राजीव जी यहाँ भी जो 25 अगर छात्र आमरण अनशन पर या अनशन पर बैठे हुए राजीव जी, तो ये एक छोटी मोटी मतलब बात नहीं है, बड़ी बात है कि जिस समय दमन का चक्र तेज है
और ये बात अनशन पर बैठे हुए लोग भी कह रहे हैं कि हाँ, ये सरकार सुनने वाली नहीं है। एक अनशनकारी जो बैठे हुए 5 दिन अनशन पर हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये सरकार सुनने वाली नहीं है, लेकिन हम भी पीछे हटने वाले नहीं है। तो ये जज्बा जो राजीव जी पैदा हो रहा है, वो जज्बा बहुत ज्यादा जरूरी है। सवाल ये नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा कि नहीं होगा, ये तो हम लोग पहले दिन से जानते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। लेकिन सवाल सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का नहीं है, सवाल ये है कि क्या इसी तरीके से अगर ये आंदोलन बढ़ता रहा तो इस सरकार के खिलाफ जनाक्रोश जो है वो क्या और ज्यादा उभरता हुआ दिखाई देगा कि दिखाई नहीं देगा। और इसका उत्तर राजीव जी हाँ में है कि जनाक्रोश बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, खासतौर से युवाओं के बीच में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। राजीव जी, ऊपर वाला ना करे कि किसी छात्र के साथ कोई दुर्घटना हो जाए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये छात्र जो है स्वामी सानंद नहीं है, ये सरकार को समझ लेना चाहिए। तो ये राजीव जी एक दिक्कत जो है वो सरकार के लिए पैदा हो सकती है। मोदी जी भले इस समय विदेशों में जाकर राजीव जी गले में लटका रहे हो पट्टे जो हैं, अभी इंडोनेशिया में पट्टा लटका लिया है, अब जाके ऑस्ट्रेलिया में भी पट्टा लटका सकते हैं, न्यूजीलैंड में पट्टा लटका सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर किसी छात्र के साथ कोई दुर्घटना हो गई तो राजीव जी, ये युवा जो है मोदी जी की सरकार के गले में पट्टा डाल के सड़क पर जरूर ले आएगा। तो ये इस सरकार को समझना चाहिए। आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लें ना लें वो एक अलग हो सकता है, लेकिन अगर इन छात्रों से बात भी नहीं की जाएगी और शिक्षा व्यवस्था इसी तरीके से चलती रहेगी तो इसका मतलब कि आप देश के युवाओं को चिढ़ाना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि आप कुछ भी कीजिए, हम तो जो कर रहे हैं वो हम करते ही रहेंगे। और अगर इस सरकार का रवैया ये है तो ये साफ तौर पर समझा सकता है जी पूरे देश में एक जबरदस्त आंदोलन खड़ा होगा और उसका नुकसान आने वाले दिनों में सरकार को। जाहिर बात है कि राजीव जी, जनाक्रोश जो है वो तो बढ़ ही रहा है। जनाक्रोश बढ़ रहा है और बहुत सही, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ बता रहे थे कि ये आक्रोश अगर बढ़ गया तो फिर आगे क्या होगा। अनिल जी, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, अपनी बात पूरी कीजिए, फिर जल्दी से स्वामी जी के पास भी आता हूँ और उधर इकरार आपके पास भी आता हूँ। अनिल जी, अपनी बात पूरी कीजिए। मतलब इसके बारे में मैंने कहा कि उनको ब्रॉड ये फाइट करना चाहिए था, अपने ब्रॉडन करना चाहिए था। वो ये इस मुद्दे पर आ गए हैं और मुझको एक अंदेशा है कि ये लोग छोड़ देंगे, तो इसीलिए इनको जान बचाने की कोशिश जो भी यहाँ है, काफी लोग तो वहाँ लगे ही हुए हैं, बौद्धिक और ये समाज के लोग। लेकिन सिविल सोसाइटी को इसमें पहल करनी चाहिए कि कोई ऐसी नौबत ना आए, क्योंकि ये बहुत ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट है, किसी की सुनती नहीं है और जान वान की किसी की परवाह नहीं है उनको। तो ये बहुत दुखद होगा, क्योंकि इसकी संभावना है, क्योंकि ये वैसे वो जो सानंद स्वामी जी के कह रहे थे, जीडी अग्रवाल, वो बेचारे भले आदमी थे और काफी मतलब डेडिकेटेड थे, उन्हीं के मतलब संगत में रहने वाले लोग थे। लेकिन उसके बाद भी उनको छोड़ दिया इन लोगों ने मरने के लिए। तो इसीलिए ये ध्यान में रखना चाहिए और जो बाकी लोगों को ये जिम्मेदारी है, ये तो लड़ने वाले लोग हैं, ये तो जान देने के लिए तैयार हैं, तो इसीलिए कोई बात नहीं है। लेकिन जो बाकी लोग हैं, मीडिया को इसको ये कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि कोई जो जिस तरह से मीडिया और इन लोगों का जो रोल होना चाहिए वो है नहीं, और प्रोफेसर मतलब जो भी सिविल सोसाइटी है तो वो रोल नहीं अदा कर पा रहा है ये इस रेजिम में। अब दूसरा ओवरऑल पिक्चर में एक चीज मैं कहना चाहूंगा, ये जो अवार्ड वाला है, अरे अवार्ड में तो नोबेल प्राइज कमेटी ने 5 बार नॉमिनेट हुए, क्या कहते हैं, गांधी जी, और 5 बार नहीं दिया उनको। एक बार तो मर गए थे, नॉमिनेट हुए मर गए, तो अवार्ड पोस्टमसली देना है, मतलब मरने के बाद दिया जाए कि नहीं। लेकिन 4 बार उनका 47 में, 1937, 38, 39, 3 बार वो और 1 बार 4 बार नॉमिनेट हुए, नहीं दिया। बाद में नोबेल प्राइज कमेटी को ये मतलब इसके रिग्रेट का प्रस्ताव पारित करना पड़ा और ओपनली उसने कहा कि ये हम इसके लिए रिग्रेट करते हैं कि उनको अवार्ड नहीं दे पाए। और जोकर्स टाइप के, जोकर्स तो नहीं कहेंगे लेकिन बहुत मामूली लोगों को उसने अवार्ड दे दिए। तो इसलिए अवार्ड, जब नोबेल प्राइज, गांधी जी को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला, इससे गांधी जी का क्या हुआ। लेकिन इन लोगों को, इनको अगर नोबेल पीस प्राइज भी दे देगा तो मोदी जी गांधी जी नहीं हो सकते। ऐसे बहुत नोबेल पीस प्राइज ले लिया लोगों ने, लेकिन गांधी जी थोड़े हो पाया। तो इसीलिए इनको कोई, हमको लग रहा है इनका एडवाइजर सब बहुत वीक इंटेलिजेंस का और नॉलेज वाले लोग हैं, जिनको इतिहास वगैरह के बारे में भी मालूम नहीं है। जहां तहां से अवार्ड झटक लेने से प्रधानमंत्री के ये में कोई बढ़ोतरी हो जाए, ये नहीं होती है बढ़ोतरी, ये बताना चाहिए।
दूसरा है क्या कि अभी मैं देख रहा हूँ क्या कि ये कोलैप्स जो आप जो कह रहे थे ना कि हर जगह वो उसका दिख रहा है अभी। वो जैसे भूपेंद्र यादव के स्टाफ में चारों को, एक को तो सैक कर दिया और चारों की, ये भी बहुत बड़ी खबर है कि 4 स्टाफ एक मंत्रालय से, एक मंत्री का पर्सनल स्टाफ है, वो कोई मंत्रालय का स्टाफ नहीं है, वो सब उनका सेक्रेटरी है, एडिशनल सेक्रेटरी है, पर्सनल सेक्रेटरी इस टाइप का है। उसको, उसमें एक ऐसा है जो कि पॉलिटिकल अपॉइंटी है, उसको जो है उनको निकालना पड़ रहा है। इसका मतलब कि क्रैक्स काफी आ गए हैं। यही राम मंदिर में दिख रहा है। राम मंदिर बारे में भी जो स्ट्रगल बताया, सही बताया कि वो है कि जो ये खजाना है उस पर कंट्रोल किसका हो, लेकिन हो नहीं पा रहा। हमको लग रहा है कि डिमांड भी थोड़ा सा विपक्ष को थोड़ा शार्पन करना चाहिए। पहले तो ये बताना चाहिए कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ट्रस्ट का, वो क्या है, सीईओ बहाल करने का उसमें कौन तरीका बनाया, ये 3 हमने बहाल कर दिए, कौन है, मतलब कि घर का लग रहा है प्राइवेट ट्रस्ट है जिसमें कि जो मन में आए करो। अरे कोई तरीका होगा ना कि उसमें बहाली कैसे होनी है, उसके लिए एप्लीकेशन कौन जांचेगा, कमिटी रिक्रूटमेंट वैसे ही बहाल किया हुआ था। जो कमिटी वो जो था सब जो चोरी किया वो सब कौन था, वो सब बहाल हो गया था ऐसे ही। तो इसी तरीके से उसको चलाना है, लेकिन जो गैप्स हैं वो बहुत दिख रहे हैं और हर जगह हमको लग रहा है क्या कि वो एक तरह से आइडियोलॉजिकल रिट्रीट है, हो रही है उनकी, वो देख रहे हैं। लेकिन उसको चाह रहे हैं कि स्ट्रक्चरली तृणमूल को तोड़ दिया, बाकी जगह लड़ रहे, इस तरह से सारा मैनिपुलेट। तो ये मैनिपुलेशन से उसको चलाना चाहते हैं। जो आइडियोलॉजिकल रिट्रीट है उसको एक्नॉलेज नहीं, को समझने, मतलब उसको स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार हैं कि आरएसएस का ये मॉडल जो है देश चलाने का या राम मंदिर चलाने का या यूनिवर्सिटी चलाने का, वो फेल हो गया है। ये बात एक्नॉलेज करने के लिए तैयार नहीं। एक बार रीथिंक करना चाहिए उनको, कुछ उनके जो लोग हैं उनको सजेस्ट करना चाहिए कि बैठ करके सोचो कि ये 100 साल में जो फार्मूला तैयार किया वो पिट रहा है, वो फार्मूला नहीं चलने वाला है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जरा जल्दी से इकरार आपके पास आना चाहता हूं, फिर प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास आता हूं। इकरार, ये बताइए कि सिविल सोसाइटी का कितना साथ यहाँ दिखाई देता है इस जंतर मंतर पे? देखिए राजीव जी, लगातार सिविल सोसाइटी के लोग जो हैं उनका यहाँ जो है रेगुलर आना जारी है। अगर हम बात करें कि जो और व्यापारिक संगठन हो या जो मजदूर संगठन हो, किसान संगठन हो, आज भी कई सारे किसान आए थे जो कि क्योंकि किसानों की बहुत सारे संगठन हैं जो लगातार इस प्रोटेस्ट को अपना समर्थन दे रहे हैं। आज भी बहुत सारे किसान संगठन के लोग आए थे, वो यहाँ प्रोटेस्ट को समर्थन देकर गए हैं। लेकिन थोड़ा इसमें अभी ये स्थिति है कि वो आके मंच पर समर्थन दे के जा रहे हैं, लेकिन अब जुड़ने वाली जो बात है वो अभी नहीं दिख रही है। वहीं हम सिविल सोसाइटी के लोगों की बात करें तो लगातार लोग शाम का जैसे समय ढलता है वैसे वैसे वो लोग आना चालू होते, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं कि जो अपना काम धंधा करते, काम धंधा खत्म होने के बाद वो लगातार यहाँ आते हैं और लोगों से मुलाकात करते हैं। और वो मैं हर बार बताता हूँ कि वो अपने साथ कुछ लेकर भी आते हैं, यानी उन लोगों को इस प्रोटेस्ट के साथ जुड़ाव सा महसूस हो रहा है। उन लोगों का ये कहना है कि भाई हम अगर अभी नहीं करेंगे तो आने वाले जो बच्चों का जो फ्यूचर है, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं जो अभी छोटे हैं या कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि सब कुछ क्लियर कर चुके हैं लेकिन उसके बावजूद उनकी नौकरियां नहीं लग रही। तो इस तरीके के तमाम जो लोग हैं वो लगातार जो है यहाँ इस प्रोटेस्ट में पहुँच रहे हैं। छात्र संगठन तो है ही हैं, लेकिन उसके साथ जो अगर मजबूती की अगर हम बात करें इस प्रोटेस्ट के मजबूती की, तो सिविल सोसाइटी हो गए, कुछ जो मजदूर संगठन है उनके लोग हैं, कुछ किसान जो हैं वो एक दिन के कर्मिक जो है भूख हड़ताल पर भी बैठे, जैसे कल भी बैठे थे, वो आज भी बैठे हुए हैं वो। तो इस तरीके के लोग जो हैं वो इस प्रोटेस्ट की एक तरह से जान है। आप मेरे पीछे जो मंच है, मंच पर लगातार जो है मौका दिया जा रहा है, जो भी लोग आ रहे हैं। आज योगेंद्र यादव खुद पहुँचे, योगेंद्र यादव दूसरी बार इस प्रोटेस्ट में पहुंचे हैं और लगातार वो मंच के बाद में लगातार एक जो भूख हड़ताल पर जो लोग बैठे हैं उनसे मिले, उनसे हालचाल पूछा है। अब लेकिन सबसे बड़ा सवाल राजीव जी यहाँ ये उठता है कि आखिर ये प्रोटेस्ट कब तक चले। हम लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि इसके बाद आपकी रणनीति क्या है, क्योंकि अमूमन ये देखा जा रहा है कि जिनकी तबीयत खराब हो रही है उन छात्रों को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जा रहा है, चाहे छात्र हो या युवा हो। अब ऐसी स्थिति में 10 दिन लगभग हो गए, 11वां दिन शुरू हो गया है जो सोनम वांगचुक
चुका। इनकी जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा लगभग जो वेट है वो डाउन होता जा रहा, 6.5 किलो के आसपास वजन घट गया। आपने खुद नेहा को देखा, आपने पहले या दूसरे दिन नेहा से जब बात की थी तब आपने देखा था और आज देखा होगा कि कितना फ़र्क आ गया है जो छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को देखना चाहिए, लगातार बात करनी चाहिए, क्योंकि इनकी तरफ से भी कोई पहल नहीं हो रही है सरकार की तरफ से, ना सरकार की तरफ से यहाँ कोई पहल हो रही है। तो ऐसा लगता है कि ये आंदोलन जो है वो बहुत लंबा खींचने वाला है। और लोग यहाँ जो आ रहे हैं, आपके इर्द गिर्द भी काफ़ी लोग अभी दिखाई दे रहे हैं, ये क्या कहते हैं? इनकी प्रतिक्रिया में कोई फ़र्क आया है पहले दिन और आज 17वें दिन में? दोनों में कोई फ़र्क दिखाई दे रहा है? जी देखिए, ये आपने सिविल सोसाइटीज़ के लोगों की बात की, कुछ लोग यहाँ आए हैं। सर, आप लोग किस लिए आए हैं यहाँ? मैं इनके समर्थन में आया हूँ और जो ये चल रहा है सिस्टम बहुत गलत चल रहा है। सरकार का रवैया जो है बहुत गंदा है। ये झुकना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी सरकार को वो रिक्वेस्ट है कि वो इस्तीफा दिलाएं इनका, बच्चों की भविष्य का सवाल है। नहीं तो आज कितने दिन, 9-10 दिन हो गए, क्या होगा आगे? आप क्या फर्स्ट टाइम आए हैं, इससे पहले? नहीं, मैं आता रहता हूँ, अक्सर आता हूँ। हाँ, क्या काम करते हैं आप? मेरा बिजनेस है। अच्छा। मेरे बच्चे भी हैं यहाँ, जेएनयू से मेरे संपर्क भी हैं, मेरे अरविंद गौड़ से भी संपर्क हैं, हर लोगों से संपर्क हैं और मैं अन्ना आंदोलन के टाइम से जुड़ा हुआ हूँ लोगों से। तो आप, क्योंकि आपने अन्ना आंदोलन भी देखा, तो कितना आप फर्क देख रहे हैं उस समय के आंदोलन में और अभी के आंदोलन में? वो कांग्रेस का टाइम था, अबे तो तानाशाही वाली सरकार चल रही है यहाँ पे, तो तानाशाह है। अभी थोड़े दिन में इनको देखो क्या होता है यहाँ पे। 10 दिन तो हो गए इन्हें भूख हड़ताल करते हुए, 17 दिन इनको सुनवाई नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई पेपर वर्क में नहीं है, कोई न्यूज नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई बोले कि आज तक न्यूज में कुछ है, कुछ भी नहीं है, जीरो। मैंने पेपर बंद कर दिया लेना, कोई पेपर में न्यूज नहीं है। इस तरीके का देश नहीं चलता है, तानाशाही वाला देश है जो नहीं चलना चाहिए। जी बिल्कुल राजीव जी, सुना आपने, ये जो सिविल सोसाइटीज़ के लोग हैं जो मैंने अभी इनको बताया, ये भी यहाँ आए लगातार आ रहे हैं, लोगों के साथ बात कर रहे हैं। कुछ एक दो छात्र स्टूडेंट हैं, मैं उनसे भी बात कराता हूँ। एक सेकेंड, 10 दिन हो गए आप लोगों को प्रोटेस्ट भूख हड़ताल करते करते, 17वां दिन है, थोड़ा आ गया ये 17वां दिन है जो है। अगर इस प्रोटेस्ट की बात करें, सरकार सुन नहीं रही है, आप लोग कब तक यहाँ रहेंगे? सर, हम लोग अपने हिस्से की लड़ाई लड़ते हुए यहाँ पर कायम हैं और ये सवाल मुझे लगता है कि हम बार बार ये रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं इनफैक्ट मीडिया के साथियों से कि ये सवाल उन लोगों से पूछा जाए जिन्होंने देश की युवा पीढ़ी को जंतर मंतर की सड़क को बिस्तर बनाकर सोने पर मजबूर कर दिया। आप हालत देखिए, यहाँ पर पिछले 7 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, सब कुछ गीला हो गया है, लोग भीग चुके हैं, उसके बाद भी डटे हुए हैं। यहाँ पे हालत ऐसी है कि सारे कारपेट्स को रोल कर दिया गया है, पर आज भी हम यहीं रुकेंगे। हम रुकेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि एक दिन भी ये साइट खाली हुआ, एक दिन भी ये आंदोलन कमजोर हुआ, तो वो लोग जिन्होंने लगातार हमारे भविष्य को नीलाम किया, 13,000 लोगों की संस्थागत हत्या की, 37 दिनों में 22 लोगों की जान ले ली, लगातार जब से हम यहाँ पे बैठे हैं, महाराष्ट्र में टीईटी का पेपर लीक हुआ, जयपुर में पैरामेडिकल का पेपर लीक हुआ, तो ये कड़ी रुकेगी नहीं। और हम क्योंकि उन घरों से आते हैं जो बहुत आम मामूली परिवार हैं, हम जानते हैं कि हम जब ऐसे शहरों में आकर पढ़ते हैं, किसी यूपीएससी की परीक्षा के लिए, एसएससी, बैंक, पीओ, टीआरई4 किसी की भी तैयारी करते हैं, मेडिकल हो, जेई हो, तो हम वो पूरे समाज खानदान का वो सपना कैरी फॉरवर्ड करते हैं कि हम आखिरी ना हो जो एक बेहतर तरक्की की सीढ़ी चढ़ पाएं। हर तबके, हर समाज, हर जाति धर्म से आ रहे लोग, शिक्षा एकमात्र टूल है उनके लिए जिससे आने वाला कल बेहतर हो। तो सर, ये लड़ाई अकाउंटेबिलिटी की लड़ाई है, बेहतर कल की लड़ाई है, और हम तो पुरजोर तरीके से तब तक कायम रहेंगे जब तक उन तमाम लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, जब तक कि पेपर लीक पर, माफिया राज पर, इस घूसखोरी पर, इस तरह की धांधलीबाजी पर रोक नहीं लगती। तो लगातार 10 दिन तो हो गए, 17 दिन हो गए, लेकिन सरकार तो सुन नहीं रही है। और अब ऐसे में ये सवाल क्योंकि बनता है, बार बार ये सवाल बन रहा है, आखिर कब तक? क्योंकि जिन छात्रों की तबीयत खराब हो रही है उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जा रहा है। कई सारे ऐसे छात्र हैं जिन्हें 10-10 दिन हो गए हैं, और क्योंकि भूख हड़ताल पर है तो ऑब्वियसली तबीयत तो खराब होनी है। इसके बाद आगे की क्या आप लोगों की रणनीति है? सर, भूख हड़ताल भी एक जरिया है ये बात पहुंचाने का
कि आपने हमारा सब कुछ छीन लिया। अब हमने अपनी बॉडी फ्रंट लाइन पर रख दी है, ये कहते हुए कि जान भी लेनी है तो ले लो। पर हम ये भी समझते हैं, हम जब भूख हड़ताल कर रहे हैं तो हम सत्ता की कुर्सी में बैठे लोगों से संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, पर हम ये जरूर कह रहे हैं कि आपने लगातार जो लोगों की जान ली, जिस तरह के एक मॉडल को आपने कायम किया, प्राइवेटाइजेशन को ढकेला, एनटीए जैसे प्राइवेट एजेंसी को हर तरह के एग्जाम करने की आपने कॉन्ट्रैक्ट दिए, आपने वन नेशन वन एग्जाम कहा जिससे सेंट्रलाइजेशन हुआ एग्जाम का, और इस तरह के लेजिटिमाइज किया आपने करप्शन को। तो हम इसलिए बैठे हैं ताकि आप देश की एक बड़ी जनता का प्रेशर ले। हम सेंसिटिविटी की उम्मीद में नहीं बैठे, हम प्रेशर देने के लिए बैठे हैं, और तब तक बैठेंगे जब तक ये सरकार सुन नहीं लेते। इसके फॉर्म्स लगातार बदलते रहेंगे। हम यहाँ आने से पहले भी बैंगलोर से लेकर जयपुर से लेकर पुणे, बिहार, यूपी हर जगह गए, और अभी भी लगातार आप पैरेलली देखेंगे, ओल्ड राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, हर जगह सभाएं हो रही हैं, पब्लिक मीटिंग हो रहे हैं। हम एस्पिरेंट से, स्टूडेंट्स से, जो स्टेक होल्डर हैं, पेरेंट्स से, तमाम लोगों से अपील कर रहे हैं, और लगातार वो लोग यहाँ पर शामिल हैं। तो भूख हड़ताल के साथ साथ भी आगे का प्लान यही है कि क्योंकि ये देश के कोने कोने में रह रहे छात्रों का सवाल है, तो ये देश भर में वापस से हम फैलाएंगे, और जंतर मंतर पे तो जो प्रोटेस्ट चल रहा है उस तरह से चलता रहेगा, पर देश भर से और जो भागीदारी है वो और बढ़ने वाली है। ऐसा जो आशंका जताई जा रही थी कि क्रैकडाउन भी किया जा सकता, आप लोगों को जबरदस्ती भी हटाया जा सकता, जैसा मंच से भी ऐलान किया था, उस कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे? सर, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? अगर एक देश में, लोकतांत्रिक देश में, एक ऐसे मॉडल को इंस्टॉल किया गया जहां पर प्रोटेस्ट करना, संविधान की तर्ज पे प्रोटेस्ट करना इलीगल करार दिया जाएगा, लाठियां, वाटर कैनन, पुलिस का दमन यही नॉर्म बन जाएगा, तो वहाँ पे तो इस चीज़ के खिलाफ भी हम सालों से लड़ रहे हैं। और अगर क्रैकडाउन होता ही है तो ये क्रैकडाउन पूरी दुनिया देखे कि देश दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जब शांतिपूर्ण तरीके से एक ऐसा देश जिसमें सबसे बड़ी युवा पीढ़ी आज रहती है, 60% से ज्यादा वो लोग हैं जो 35 साल से कम उम्र के हैं, उन लोगों पे किस तरह का दमन ढाया जाता है। आज जो यहाँ पर हो रहा है वो देश के लोकतंत्र का लिटमस टेस्ट है। तो ये पूरी दुनिया ये नज़ारा देखेगी कि जब शांतिपूर्ण तरीके से हमारा प्रदर्शन चल रहा था तो इस देश के सत्ता पर विराजमान लोगों ने हमारे साथ क्या किया। क्योंकि अब महिला है, लगातार रुकी है, ये आरोप लगातार लग रहे हैं कि आप लोगों के वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है, फोटो खींचे जा रहे हैं, क्या कहेंगे उसको लेके? सर बिल्कुल, राइट बिहाइंड यू आप देखिए कि वहाँ पर इस तरह का एक इंस्टॉल किया गया है सिस्टम, जहाँ पे ऊपर चढ़कर वो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं पूरे टाइम। एक्चुअली एक हाइटेंड लेवल है जहाँ से वीडियो रिकॉर्ड होता है सबका। लगातार हमारे बैठने के बाद यहाँ पे कैमराज अलग से इंस्टॉल किए गए हैं, और यहाँ पर ऑरेंज वेस्ट में पुलिस के कर्मचारी कैमरा लेके घूमते हैं जो लगातार फोटो, वीडियो, थिंग्स एज बेसिक एज अगर हम आपस में भी बात कर रहे हैं उसके वीडियोस बना रहे हैं। तो ऑफकोर्स हमारी प्राइवेसी पे बड़ा हमला है, सेफ्टी को लेकर हम लगातार चिंता में हैं, क्योंकि एक बड़ी आबादी जो शायद इस प्रोटेस्ट में भी आई है, घर से कॉम्प्रोमाइज करते हुए, जद्दोजहद करते हुए, लड़ते हुए, कई लोग तो ऐसे हैं जो घर पे बिना बताए आ रहे हैं क्योंकि उनको पता है कितनी बड़ी और ज़रूरी लड़ाई है। तो हर तरह से लोगों के प्राइवेसी के धज्जे उड़ाते हुए पुलिस ये कर रही है। हमने रिक्वेस्ट किया, हमने लगातार नेगोशिएट करने की कोशिश की कि राइट टू प्राइवेसी को हमारे छोड़ दिया जाए, ये ना किया जाए, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे हर तरह के मैकेनिज्म्स हैं जो इंटिमिडेट करने के लिए। गेट से बाहर जाएंगे, वाटर कैनन से लेकर आपको डिटेंशन वैन्स की कतार दिख जाएगी। यहाँ पर आए दिन ये पुलिस करती है कि जो लोग यहाँ पे यूजुअली आ रहे हैं उनको पता है कि एंट्री अलाउड है, पर जिसका पहला दूसरा दिन है उनको पुलिस कह देती है धरना खत्म। ऐसे बार बार होता है, हर दिन 2 बार होता है कि पुलिस ने कह दिया धरना तो खत्म, और लोगों को भगा देती है। तो ये सारी कोशिशें की जा रही हैं इसको तोड़ने के लिए, पर हम लोग बहुत संवेदनशीलता से, शांति से डटे हुए हैं, डटे रहेंगे। हर तरह के प्रोपेगेंडा यहाँ पे गोदी मीडिया आती है, हर तरह से कोशिश करती है लोगों को प्रोवोक करने की। 5-7 दिन पहले यहाँ पर एक व्यक्ति का सर तक फोड़ दिया राइट विंग के गुंडों ने। इन सब प्रोवोकेशन से हटकर हम अपने मुद्दे पे डटे हैं, डटे रहेंगे। क्या ऐसा भी है कि आप लोगों के फोन है वो भी रिकॉर्ड किए जा रहे हैं? कुछ ऐसा आरोप लगातार लग रहा है? सर ये अंदेशा तो लगातार सर्वेलेंस का, एक ऐसे देश में जहाँ पे पेगासस के इस्तेमाल से लेकर हमने हर चीज़ देखा, वहाँ पे ये अंदेशा तो हमेशा रहता है। हम लोगों को अलग अलग तरह से प्रोफाइलिंग करते हुए, हम ऐसा से हैं, हमारे 5 साथी भूख हड़ताल पर हैं, यहाँ पे कौन कौन मिलने आ रहा है, यहाँ पे पुलिस के अधिकारी अगर कैमरे से उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो दिन में 3 बार हमारे पास आते हैं, आपसे अभी जो मिल के गए वो कौन है? अच्छा कहाँ से? आपकी पार्टी से, आपके संगठन से हैं? अच्छा ये उत्तर प्रदेश से आए, राजस्थान से आए हैं, आपसे क्या रिलेशन है इनका? तो इतनी स्ट्रिक्ट प्रोफाइलिंग और सर्वेलेंस हो रहा है। हम में से जितने लोग हैं
हम कुछ लोग पहले से आईसा में तो हम समझ सकते हैं, पुलिस जानती है, पर हमारे फर्स्ट ईयर के साथी जो अभी आए हैं या जो अभी यहाँ पर आकर जुड़े हैं, उन तक का नाम पुलिस को पता है। तो ये बहुत स्कैरी चीज़ है कि एक तरफ आप कह रहे हैं और आप ही ने ये फैलाया कि देखिए जंतर मंतर पे लाठियां नहीं चलाई जा रही, ज़रूर स्टेट से फंडिंग होगी, भाजपा की बैकिंग होगी। दूसरी तरफ यहाँ पे मौजूद लोगों को इंटिमिडेट करने की, डराने की आप पूरे तंत्र बैठा चुके हैं। तो हम बस ये कहना चाहेंगे कि एक देश में जहाँ पर हर तरह से आपने डाइसेंट को, विरोध को इलीगल करार दिया, उसको क्रिमिनलाइज करने की कोशिश की, तो आज जब हम यहाँ पे खड़े हैं, पेपर लीक, प्राइवेटाइजेशन, शिक्षा की बेहतरी के साथ साथ लोकतंत्र को दुरुस्त करने की भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं और इन सब के खिलाफ भी हम लड़ेंगे। तो जी राजीव जी, सुना आपने किस तरह से जो छात्रों के हौसले हैं वो लगातार बुलंद है। तमाम जो पुलिस के द्वारा जो सख्ती की जा रही है उसके बावजूद जो महिला छात्र हैं, इसीलिए मैंने बात करवाना चाहिए क्योंकि ये छात्रा हैं जो रात को भी यहाँ रुकती हैं धरना स्थल पर, और ऐसे में जिस तरह से दिल्ली पुलिस इनके साथ जो व्यवहार कर रही है, रिकॉर्डिंग कर रही है, इनसे कौन मिलने आ रहा है, कौन जा रहा है, और ऐसा भी खुद दीपके भी इस बात का जो मन से आरोप लगा चुके हैं कि हमारे फ़ोन तक रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, हमारे पास किसका मैसेज आ रहा है, ये तक जो है वो जाँच एजेंसियाँ देख रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इकरार, इन तमाम जानकारियों को हम तक साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आप सुन रहे थे कि किस ढंग से वहाँ क्या क्या चल रहा है। जरा स्वामी जी आपके पास आना चाहता हूँ, और बहुत कुछ हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। युवाओं का आंदोलन, और इस आंदोलन में बहुत अलग अलग कड़ियाँ अभी और जुड़ते हुए हम देखेंगे, ये दिखाई दे रहा है। सिविल सोसाइटी के लोग जा रहे हैं, मिल रहे हैं, कल को हो सकता है कि वो लोग भी आमरण अनशन पर बैठ जाएं। अरुंधति राय पहुंची थी 2 दिन पहले, और बाकियों को आप देख ही रहे हैं, सब पहुंच रहे हैं। योगेंद्र यादव आज दूसरी बार पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट प्रशांत भूषण पहुंचे, सब पहुंच रहे हैं अलग अलग। तो इसलिए ज़रा समझना चाहता हूं आपसे कि क्या सचमुच हम लोग यहाँ से, चूंकि सरकार एक तरफ दिखाई देती है कि वो टस से मस नहीं होगी, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दूसरी तरफ ये आंदोलन अगर और भड़क उठता है, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोनम वांगचुक ने ये कहा है कि भड़काने की कोशिश मत कीजिए, ये एक पैगाम है, मैसेज है, तब इसको कैसे देखा जाए? क्या आपको लगता है स्वामी जी कि ऐसा हो सकता है? व्यक्तिगत राय मैं प्रकट करता हूं। देखिए, मुझे याद आते हैं ओम बिरला साहब, जब वो पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं, जो वो दाईं तरफ देखते हैं तो बड़े मुस्कुराते हैं, और बाईं तरफ देखते हैं तो बड़े गुस्से में देखते हैं। आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मैं दोनों रूप देख रहा हूं, 2 आंदोलनों के प्रति। आपको पता है, यूथ कांग्रेस के बहुत बड़े नेता से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा साहब मेरा रोहतक में ड्यूटी लगी हुई है, वहां हम छात्र संवाद कर रहे हैं, और हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के बच्चे जाके वहां छात्र संवाद कर रहे हैं। यह भी आपने देखा कि जब भी वो सड़क पे उतरे, वो भी शांतिपूर्ण डेमोक्रेटिक आंदोलन कर रहे थे। जब राहुल गांधी किसी पीड़ित से मिलने जाते थे या प्रियंका गांधी किसी पीड़ित से मिलने जाती थी, उनको अरेस्ट कर लिया जाता था। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कई बार गिरते गिरते बचे, और आपने देखा किस तरह लोगों के खून बहा, कैसे लाठी बरसाई गई। तो एक रूप मैंने ये देखा, एक रूप में ये भी देख रहा हूं जहां पे देखिए, आपने देखा दिल्ली के अंदर अवैध मकान तोड़े जा रहे हैं, झुग्गियां तोड़ी जा रही है। बरसात के दिनों में लाखों लोगों को बेघरबार कर दिया गया है, और सरकार का कहना है कि अनुमति नहीं थी, अवैध थी। मैं ये देख रहा हूं जंतर मंतर के अंदर एक अनशन भवन बन गया है, और ये सरकार जो एक कह रही है कि आंदोलन स्थल जो है इसमें इनके पास अनुमति नहीं है, वहां अनशन स्थल बनने की अनुमति दे रहा है। देखिए, मैं ये समझता हूं कि एक हिंदुस्तान के अंदर आंदोलन चल रहा है, ये बात मैं पूरी तरह से सहमत हूं। आज देश के अंदर हर वर्ग, हर समाज का वर्ग, हर व्यक्ति ये मान के चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी निरंकुश और तानाशाह सरकार कभी नहीं किसी ने अपेक्षा की थी। मैं ये भी मानने को तैयार हूं कि जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, आज वो रिग्रेट कर रहे हैं और माफी मांग रहे हैं। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये जो आंदोलन जिस गति से बढ़ रहा है और जैसे स्टैंड स्टिल हो रहा है, देखिए दूसरी बात मैं कहूंगा, मैं पहले ही आपके दर्शक श्रोताओं से एक निवेदन कर लेता हूं, मेरी बात को मिस इंटरप्रेट मत कीजिएगा, क्योंकि इसके मिस इंटरप्रिटेशन की बहुत संभावना है। देखिए, जब सरदार भगत सिंह ने अपनी जान दी थी, आज मैं उसका विश्लेषण जब करता हूं
देखिए, मैं मानता हूं कि सरदार भगत सिंह की बड़ी कीमती जान थी। एक ऐसा युवा था जो देश के लिए समर्पित था और अपनी जान देने को तैयार था। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं था कि उन्होंने अपने आप फांसी पे चढ़ गए बिना 10 अंग्रेजों को मारे हुए। अगर उन्होंने वो विस्फोट न किया होता जिसमें केवल पटाखा था, केवल बहरों को सुनाने के लिए उन्होंने किया था। लेकिन मैं ये जानता हूं कि सरदार भगत सिंह की जान, हमारे शहीद सरदार भगत सिंह की जान हमारे देश के लिए बहुत कीमती थी, और वो अगर जीवित रहते और उनकी जान न उन्होंने दी होती तो 150 अंग्रेजों को उन्हें मार दिया होता। देखिए, इन बच्चों से भी मैं निवेदन करता हूं, ये जो बात कह रहे हैं और खुद जानते हैं इस बात को, ये संवेदनहीन सरकार है और तब भी जान देने के लिए उतारू हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं साहब बड़ी कड़ाई हो रही है, वीडियो बन रही है, लोग देख रहे हैं, बाहर से पूछ रहे हैं। अरे यार, तुमसे तो केवल पूछ रहे हैं, तुम्हारी तो केवल वीडियो बन रही है, वहां तो कुटाई हो रही है, वहां तो पिटाई हो रही है, लोगों की झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, उनको मार मार के बाहर भगाया जा रहा है, उनके पूरे सामान को कुचला जा रहा है। जिनके साथ कहा गया था जहां झुग्गी वहां मकान, अन्याय पूरे देश के अंदर हर जगह हो रहा है। जबरदस्ती लोगों के कारों के अंदर E20 धोखा जा रहा है, उनके इंजन खराब हो रहे हैं। 2023 के बाद कोई पहले जो भी कार खरीदी गई है वो E20 एथेनॉल पेट्रोल मिक्स्ड कार के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं है। इंजन खराब हो जाएंगे, माइलेज कम हो रही है, दाम ज्यादा लिए जा रहे हैं, हर आदमी के साथ शोषण हो रहा है। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि आप वहां जाके अपनी जान दे दें। आपकी जान मेरे भारत माता के लिए बहुत कीमती है। आप लोग देश प्रेमी लोग हैं, भारत को प्यार करने वाले लोग हैं, एक एक जान की कीमत है। जो निकम्मे लोग हैं, जो उन लोगों के साथ दलाली कर रहे हैं, जो आज देश का शोषण कर रहे हैं, उनकी बात छोड़ देता हूं। लेकिन ये बच्चे जो जंतर मंतर में बैठे हैं और जो ये छात्र समाज पूरे हिंदुस्तान के अंदर डिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं और जनता को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी जान कीमती है। अपनी जान को बचाइए और इस आंदोलन को सम्मिलित होकर, मिलजुल कर, एक दूसरे का हाथ पकड़ के हर आदमी ये कोशिश न करे कि वो लीडरशिप ले कल प्राइम मिनिस्टर बन जाए, जैसे अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बन गए थे। अन्ना हजारे का नाम लेना लोग पसंद नहीं करते, वो स्थिति की आवश्यकता नहीं है। एक समग्रित, एकीकृत पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा आंदोलन होना चाहिए कि इस तानाशाह डिक्टेटरशिप वाली सरकार को हटाया जा सके। और ये छोटे छोटे आंदोलन, मैं इसे छोटा छोटा कह रहा हूं, कोई बुरा ना माने, इस तरह के छोटे छोटे आंदोलन हिंदुस्तान में करीब 500 चल रहे हैं। जिनके जंगल उगाड़े जा रहे हैं वो भी कर रहे हैं, जिनको यूरिया DAP नहीं मिल रहा है वो भी कर रहे हैं, जिनके जंगल और जिनकी जमीन राष्ट्रीय स्टेट को दी जा रही है वो भी कर रहे हैं। लेकिन एकजुट, एक सम्मिलित प्रयास की आवश्यकता है। नेतागिरी बाद में डिसाइड हो जाएगी, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन HRD मिनिस्टर बनेगा, पहले इस सरकार को हटाने की आवश्यकता है। जी जी जी, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी अपनी बेबाक बातों के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रशांत जी, जरा इस एक गंभीर चर्चा हम लोग कर रहे हैं और गंभीरता इस बात पे और भी यहाँ पर वाजिब है क्योंकि 30 लोग आज अनशन पे हैं। 30 लोग अभी आप सुन रहे थे और देख लिया आपने, एक लाइन से सब बैठे हुए हैं ज़रा। और ऐसे में क्या लगता है, जैसे सिविल सोसाइटी के लोग आ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ये आंदोलन इसी ढंग से, बारिश हो रही है, बारिश में भीग रहे हैं लेकिन वहीं टिके हुए हैं, डटे हुए हैं, और मीडिया में कहीं कवरेज नहीं है, बिल्कुल छोड़ा हुआ, कोने में पटका हुआ, तुमको जो करना है करो। क्या इतना आसान है इन चीज़ों को इग्नोर करना? क्या सरकार जो कर रही है वो जायज़ तो खैर ये सवाल मैं आपसे क्यों पूछूं या मैं क्या बोलूं, मैं भी कहूँगा कि ये नाजायज़ है, जायज़ नहीं है। लेकिन फिर भी आखिर क्या है जो इतनी ताकत सरकार को देती है कि आप इनमें से अगर 2-4 अनशनकारी अगर मर भी गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता? अब तो यही दिखाई दे रहा है दुनिया में। राजीव जी, जो दमनकारी सरकारें हैं या हुई हैं, दमनकारी सत्ता आती है, उनके अंदर पॉलिटिकल विजडम नहीं होता है। वो महात्मा गांधी की तरह, नेहरू की तरह, अंबेडकर की तरह, कोई या मान लीजिए कि इंदिरा गांधी की तरह भी, वो पॉलिटिकल विजडम उनके अंदर नहीं होता है कि वो अपने कामों से एक बड़े लंबे काल की राजनीति को तय कर पाए। ये वो नहीं कर पाते हैं। उनका एकमात्र जो तरीका होता है वो दमन के जरिए सत्ता में बने रहना होता है। और
जब वो दमन की कंडीशंस उनके फेवर करना बंद कर देती है तो वो सत्ता से बाहर हो जाते हैं और बहुत खराब तरीके से बाहर होते हैं। ये पूरे दुनिया का इतिहास हमको बताता है। यहाँ पे जो जंतर मंतर पे हो रहा है वही टैक्टिस है, वही मेंटल स्टेटस लागू होता है कि इनकी समझ में इनकी सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल थिंकिंग है वो क्या है, इनका जो मास्टर स्ट्रोक है वो क्या है। बहुत से पत्रकार आजकल वो मोदी जी के किसी भी चीज को मास्टर स्ट्रोक बताते हैं। इनका मास्टर स्ट्रोक ये है कि राहुल गांधी के पीछे जो युवा इकट्ठा हो रहे हैं उनमें से कुछ को इधर भटका दो और इसलिए इनका ट्विटर अकाउंट भी खुलवा दो, इसलिए इनको परमिशन भी दे दो, हवाई अड्डे में जाके परमिशन दे दो। ये सब चीजें टैक्टिस है। वही सोनम वांगचुक जब धरने में बैठते हैं वहाँ पे लद्दाख में तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनके ऊपर पहले लग दिया जाता है। अब वही सोनम वांगचुक यहाँ पे आराम से बैठे हुए। तो ये सरकार का जो प्लेबुक है, सरकार की जो सोचने का तरीका है वो यही है कि इसको भटकाने में उसको इस्तेमाल करें। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है? क्या ये वास्तव में ऐसा हो जाएगा? क्या ये ऐसा होगा कि ये जो यूथ यहाँ पे जिनको आप परमिशन दे रहे हैं कल को मोदी मोदी करने लगेंगे? ऐसा नहीं होने जा रहा। ये एक वहां से जो एक राय बन रही है, एक ओपिनियन बिल्ड हो रही है, एक नैरेटिव खड़ा हो रहा है जो पूरे देश में जा रहा है। और देश की राजधानी में जब कुछ होता है, देखिए मोरबी में भी 11 किसान भूख हड़ताल बैठे हैं, वहाँ हजारों किसानों की भीड़ है। मीडिया उसको बनी नहीं दिखाता, डिजिटल मीडिया भी कम दिखाता है उसको, क्योंकि वो दिल्ली सेंट्रल नहीं है। दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ की राजधानी में पार्लियामेंट के पास अगर ये धरना चल रहा है तो वो सोशल मीडिया में, डिजिटल मीडिया में छाया हुआ है और यहाँ से एक नैरेटिव जा रहा है। तो एक बड़ी कंस्टिट्यूंसी जो अभी अमरिंदर जी बात कर रहे थे और वो जो छात्रा भी कह रही थी जेएनयू की, कि एक बड़ी कंस्टिट्यूंसी जो युवाओं की है, 52% 53% से ऊपर है, 30 साल से नीचे वाले, उनके बीच में एक बड़ा स्पष्ट संदेश जा रहा है। और उनके बीच में संदेश ये जा रहा है, स्पष्ट संदेश, कि ये सरकार के पास युवाओं के लिए कोई योजना नहीं है। दूसरा, जो राम मंदिर का मामला है उसमें एक और कंस्टिट्यूंसी, मोदी जी की बहुत बड़ी कंस्टिट्यूंसी जो हिल रही, जिसको मैं लगातार बात कर रहा हूँ लोगों से और पता लग रहा है, महिलाएं, हिंदू महिला, आस्था का पूरा जो जिम्मा परिवारों का होता है धर्म का, वो महिलाओं के होता है। महिलाओं की आस्था ज्यादा है अयोध्या के राम मंदिर में, और वो चढ़ावा चोरी से वो जो इनकी बड़ी कंस्टिट्यूंसी है उसको वो भी हिल रही है। तो धीमे धीमे क्या हो रहा है कि तमाम सारी जो आपकी जो कंस्टिट्यूंसीज हैं, जो आपने इतने समय से व्हाट्सएप और नफरत और गोदी मीडिया लगा के पैदा की है, बनाई है, वो अब ये इंडोनेशिया में जाके मेडल ले लो, वहाँ भी मेडल ले लो, उससे अब नहीं वो सॉल्व होने वाली है। ये जो जंतर मंतर पे हो रहा है उसमें अगर सरकार की ये इंटेंट है कि इसके जरिए हम दो धाराएं पैदा कर देंगे युवाओं के बीच में, ये टैक्टिस कामयाब नहीं होगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ये कामयाब नहीं होगी, ये तो साफ दिखाई देता है। क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहता हूं जल्दी से अनिल जी, ओवरऑल। नहीं, ये सही कहा इन्होंने कि ये बात तो देखिए, वो जो शख्स है जो आया हुआ था समर्थन में, वो अन्ना के समय से अभी है, वो उसको फर्क नजर आ रहा है। वो अन्ना के समय में था, इसका मतलब कांग्रेस के बहुत विरोध में रहा होगा, लेकिन वो भी बोल रहा है कि कांग्रेस की उस समय सरकार थी, ये तानाशाही की सरकार है। ये जो चेंज है, ये चेंज लाने में इनकी मदद हो जाएगी। मतलब वो उन्होंने भटकाने वाला जो कहा उन्होंने उसी हिसाब से किया है, लेकिन नतीजा कई बार क्या होता है कि आप जब सोचते हैं जो वो होता नहीं है, तो वो नतीजा उनका उनके खिलाफ जाएगा। क्योंकि ये बच्चे जो हैं
उसमें तो बड़ी संख्या है कमिटेड, ये क्या कहते हैं संगठन जो ऐसा, और ये सब तो काफी प्रतिबद्ध लोग हैं। तो वो उनका जमा होना और जिस तरह से वो एनालाइज कर रहे हैं जो स्थितियों के बारे में, देश के बारे में जो भी बातें जा रही हैं, जितनी कम बातें भी जा रही हैं वो भी उनके खिलाफ जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा है क्या कि राम मंदिर पर जो कंट्रोल है, इसका मतलब ये है क्या कि इसके पास मॉडल नहीं है। मतलब कि अभी जो जिस तरह का लेकर आ रहा है, सीओए लाएंगे, वो फला कृष्ण मोहन जी को किसको बैठा देंगे, और वो आरएसएस का ही पुराना बंदा है। तो इसका मतलब क्या है कि इनके पास जो रिसोर्सेस है, ह्यूमन रिसोर्सेस है, बहुत पुअर किस्म का है, वो ये नहीं चला पाएगा। ये पक्का हो गया। राम मंदिर के बारे में मालूम हो गया। अब तो वो राम मंदिर के बाद अब बोल नहीं सकते कि हमको मथुरा भी दो और क्या कहते हैं सबका कंट्रोल हमारे हाथ में दो। अब तो कोई देने के लिए तैयार भी नहीं होगा। साधु लोग भी जो है, भले ही वो चुप है, लेकिन उनको समझ में तो आ रहा होगा कि बहुत नकारा किस्म का है, यहाँ भी क्या कहते हैं घोटाला किया। अब वो जो है बाकी मंदिर का, ऐसे धर्म संसद के नाम पर सब इकट्ठे हो जाते थे, उनको भी लग रहा था कि धार्मिक ये जो है सो संघर्ष है और इसको जीत लेना है। अब उनके वो भी नहीं आएगा। तो एक तरह का फेलियर्स जो है उनके सामने है, और वो जो पट्टा लगा के वो जो अवार्ड विनिंग अवार्ड्स का है, वो उससे इसकी भरपाई नहीं हो सकेगी। जी जी, आप सही कह रहे हैं, भरपाई नहीं हो सकेगी। अवार्ड देखते रहिए, पट्टा कितने आते हैं देखा जाएगा। लेकिन बहुत गंभीर चिंता का विषय है कि इतने लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और सरकार बिल्कुल शांत है, चुप है। कोई एक नुमाइंदा अपनी तरफ से कुछ भी, किसी भी ढंग की यहाँ पर अगर पहल करने की कोशिश नहीं दिखाई दे रही है, तो ये चिंता का विषय है। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन डटे हुए हैं जंतर मंतर पे और डटे हुए हैं देश में बहुत कुछ। क्या यहाँ से कोई और आंदोलन की तरफ ये देश बढ़ेगा? मोरबी का जिक्र कर रहे थे बार बार प्रशांत जी। मोरबी में 11 किसान वहाँ बैठे हुए हैं, अलग अलग जगहों पे इस ढंग से आंदोलन और ये